आर्थिक स्थिति की थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो कृषि आधारित थे। अपना जीवन यापन किन पर बिताया करते थे? तो ये अपना जीवन यापन किस पर थे? पूरा का पूरा डिपेंड करता था इनका कृषि पर करता था। किस पर करता था? कृषि पर। ध्यान में रख लेना। वैसे व्यापार भी था भाई, व्यापार था नहीं था? क्यों था व्यापार? ठीक है ना। देखो फारसी मुद्राएं हमें मिली है, मिली थी नहीं मिली थी? हमें मोहनजोदड़ो से किस सभ्यता की मिली थी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। तो इसका मतलब गुरुजी हम व्यापार भी करते थे, व्यापार के साथ साथ हम लोग कृषि भी किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि हमने चावल के साक्ष्य मिले, ऊंट के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। अरे एक सेकेंड, बार बार कॉल क्यों करते हैं जब इनको पता है कि सर क्लास में? ठीक है, आगे चलो। अब देखो गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी इनकी प्रमुख फसलें थी। चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लेना है। लोथल में चावल के साक्ष्य मिलते। देखो चावल के साक्ष्य जरूर मिलते लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सर जैसे मान लो भाई बोले तो साक्ष्य जरूर मिले। जैसे हमने चर्चा की थी कि घोड़ों के साक्ष्य जरूर मिले थे, हड्डियां सी कार्बन 14 पद्धति से। लेकिन फिर भी हमने क्या कहा था? सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो मतलब घोड़ों से जान पहचान उनकी इतनी नहीं थी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो ऐसी बातें कभी ना कभी आपके समक्ष आती हैं, तो इनको रख लेना। हेलो सर जी, हाँ जी बिल्कुल। भावना, हाँ जी भावना जी आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। लोग कॉल करते रहते, इनको पता है कि सर अभी क्लास के अंदर है, क्लास देख रहे फिर भी कॉल कर रहे। पता नहीं क्या होगा इस सृष्टि का। रंगपुर से चावल की भूसी मिली थी। रंगपुर पड़ता है आपके गुजरात के अंदर, जहां से चावल की भूसी मिली थी। रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल है, ठीक है ना। उत्तर हड़प्पा मतलब मैं बताऊंगा आगे। अभी हम जब वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगा कि क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती है इनके संदर्भ के अंतर्गत। ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद देखो ये आपके एक क्षेत्र पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर, शत्रुगोई। इससे नेहरू के साक्ष्य मिले थे। ये बार बार पूछा जाता है नेहरू के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो ध्यान में रखना, नेहरू के साक्ष्य में कहां से मिले? अफगानिस्तान से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? अफगानिस्तान से, ठीक है ना। उसके बाद धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते। हमने चर्चा की थी धोलावीरा से कितने साक्ष्य मिले थे हमने भाई? 16 जलाशय मिले थे। कितने मिले थे? 16 जलाशय मिले थे। और वो भी कौन से थे? कृत्रिम थे, यानी लोगों के द्वारा खोदे गए थे। इन टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। एक दो बातें रह गई थी जैसे पशुपालन है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इतनी कोई भयंकर है नहीं। लिपि की बात करते हैं, चलो देखो इंपॉर्टेंट आती है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी थी। देखो इनको लिपि का ज्ञान था, इंपॉर्टेंट आती है। भाव चित्रात्मक लिपि थी। आप जब इनकी लिपि पढ़ोगे ना सिंधु घाटी सभ्यता की, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। कौन कर रहा है गुरुजी गाल? अब कोई है ज्यादा से ब्लॉक मार कौन सा नहीं ना, ऐसा पाप नहीं करते हम लोग। ब्लॉक पागल थोड़ी हो, ब्लॉक मार देंगे हैं? काल ने तो मैडम जी कर दिया ब्लॉक मारे, रोटी कौन गाल सी? थे भी समझदार आदमी हो। राजगल ठंड है शादी एक करू या तो ही चौकी, मतलब मोटा मोटी थे रिश्त मारे घर तुड़ाने के मान लागेड़ा हो। मैं थाको घर बसाने में लागेड़ो और थे माँ को घर तुड़ाने के मान लागेड़ो। हे प्रभु, इसीलिए बोलते ना मतलब भलाई को तो जमानो ही कौन। देखो दो तीन बातें ध्यान में रखिया। एक जो इनकी लिपि है, इनको लिपि का ज्ञान जरूर था, प्लस के अंदर ये भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक जानते हो? अब मैंने आपको बोल दिया ये लो सर, ये अब मैंने आपको बोल दिया ये, अब मैंने आपको बोल दिया ये, क्या पढ़ोगे? अब मुझे ये बताओ, मैंने 3 सिंबल आपके यहां पर इमोजी बनाई, आप क्या पढ़ो? अब मैं देखो भाव चित्रात्मक आई में मैं थाने एक बात बताऊं जी, आप व्हाट्सएप सारा चला रही हो, इंस्टाग्राम सारा चला रही हो, आ लो गुरु जी, इसका क्या मतलब है? मैं बहुत सारी बातें बताता हूं, देखो आप देखते जाओ। मैंने एक इमोजी ये बना दिया, लो इसका क्या मतलब है? मैंने एक इमोजी ये बना दिया,
लो, इसका क्या मतलब है? कहीं पर लिखा हुआ है कि ये इमोजी इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, कहीं पर लिखा हुआ है? भाई एक चीज बताओ, एक बात बताओ मुझे, कहीं पर इस इमोजी के आधार पर आपको पता चलता है क्या? आप इसकी भावना को समझ रहे हो? जो फर्स्ट इमोजी मैंने बताया वो इस्माइल का इमोजी है। किसका है? इस्माइल का। मतलब आप खुशी प्रकट कर रहे हो। वाह सर, ये बहुत ज्यादा खुशी का है, ये बहुत ज्यादा खुशी का है। और प्लस के अंदर ये सैड है, रोने का है। किसका है? रोने का, उदास होने का, सैड इमोजी है। ये हमें क्या कर रहे हैं भाई? ये इमोजी क्या कर रहे हैं? हमें ज्ञान ही तो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देख लो थे, अब हंसी को आ रही है, कौन आ रही है? सॉरी सर, ज्यादा बोल दी मैं। अरे कोई बात को नहीं, चलते। गुड आफ्टरनून सर जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। राजस्थानी सोल्जर साहब, सॉलिडेर। तो ये इमोजी क्या कर रहे हैं? यहां पर इमोजी काम कर रहे हैं, आप अपनी भावना को प्रदर्शित कर रहे हो। जैसे ये, इसका मतलब दिल अभी तक टूटा नहीं है, अभी इसको ऐसे बढ़ा दो, ठीक है? इसका मतलब ये अपने आप को जोड़ने की बात कर रहा है। अब आजकल तो एक अलग फंडा चल गया, ये लो, ये लो, ठीक है? इसका मतलब गुरुजी दिल टूट चुका है। आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जो उसके हृदय को जाकर के आघात पहुंचाती है, तो हृदय को आघात पहुंचाने के लिए आप इस प्रकार की इमोजी भेजते हो। ये सारी की सारी क्या चीजें? ये सारी की सारी आप अपनी भावना को प्रदर्शित कर रहे हो, बिना बोले कुछ ना कुछ आप उनको बता रहे हो। सेम यही कंडीशन थी, भावात्मक थी, जिनको पढ़ा नहीं गया, इनको पढ़ा नहीं गया, बस ओनली फॉर भावात्मक है। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। और क्या बात आती है भाई? इनको हम और नाम दे सकते हैं। भावात्मक है सर्पिलाकार, एक ही लिपि कौन सी थी? सर्पिलाकार सी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चलने वाली थी। इसमें लगभग आपको 400 भाव मिलेंगे। कितने भाव मिलेंगे? 400 भाव। आप अपना इंस्टाग्राम और वो खोल लेना। गुड आफ्टरनून सर जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। आप अपना इंस्टाग्राम वगैरह खोलना, उसमें जो भावात्मक इमोजी डाल रखे हैं ना, वो सारे के सारे। तो इस प्रकार से लिपि जरूर थी, लेकिन बेटा पढ़ा नहीं गया। क्या पढ़ोगे इनका भाई? पढ़ोगे क्या? तो इसलिए इनको कहा जाता है भाई लिपि पाई जरूर गई थी, लेकिन पढ़ा नहीं गया। आगे इसमें अभी तक पढ़ा नहीं गया। ये लो, मूर्तियां एवं मूरे इंपोर्टेंट है। टाबरू अटो क्वेश्चन बना कर बहुत ज्यादा, ठीक ना? वहां से तो कोई बचकुला क्वेश्चन बने तो बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन सी वो शैली थी? भावात्मक थी, चित्रात्मक थी? बस इतना सा ध्यान में रख लेना। आगे आ जाओ, मूर्तियां एवं मूरे। यहां से 3 तरह की मूर्तियां मिलती है। एक तो आपको धातु की मिलेगी, एक पत्थर की मिलेगी, एक मिट्टी मिलेगी। देखो धातु की कहां से मिली थी? मेसोपोटामिया से। कहां से मिली थी? मेसोपोटामिया। मैंने चर्चा की थी, धातु की मूर्ति मिली थी। उस धातु की मूर्ति पर एक पौधा है, वो मतलब पौधे के साक्ष्य मिले थे। पत्थर की मूर्तियां मिलती थी, प्लस के अंदर मिट्टी के, यानी जिसको कहते हैं टेराकोट, टेराकोट आता है आपके जहां बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी भी मूर्तियां मिलती थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो से नर्तिका की मूर्ति मिलती है, धातु की। ये लो, हमने बात करी है मोहनजोदड़ो से नर्तिका की धातु की मिलती है। देमाबाद से धातु का रथ मिलता है। देमाबाद कौन सा? दिल का आलम, दयपुर दक्षिण के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, परवरा नदी के किनारे पर देमाबाद। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण छोर देमाबाद है। तो यहां से क्या मिलता है? रथ मिलता है। क्या मिलता है? रथ। मोहनजोदड़ो से पत्थर के पुरोहित की राजा की मूर्ति मिली थी। ये लो, मोहनजोदड़ो जब हमने पढ़ा था तब हमने कहा था ना कि पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। किसकी? पुरोहित राजा की। और पुरोहित राजा क्या है? एकदम ध्यान से मग्न है, और उस पर एक सूती सोल पहनाया गया और जिसमें कसीदेदार काम किया गया। तो वो मूर्ति किसकी थी? पत्थर की थी। तो सामान्यतः हमें जो मूर्तियां हैं वो 2-3 प्रकार से मिलती है। धातु की मिलती है, पत्थर की मिलती है, मिट्टी की मिलती है। मिट्टी के अंदर खासतौर से टेराकोट। ओके, आगे बात समझ में? ज्यादातर मूर्ति छेल खड़ी की बनी हुई है। देखो, एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लेना, अभी पीछे जो रीट का एग्जाम हुआ था ना, रीट के अंदर पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा मूर्ति किससे बनी हुई है? तो सबसे ज्यादा मूर्ति आपके सेलकड़ी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सेलकड़ी से। ये बातें आप 1-2 रट लेना। ज्यादातर मूर्ति चकोर हुआ करती थी। चौकोर, गोल मूर्ति में नहीं हुआ करती थी, चौकोर जैसे इस प्रकार से हुआ करती थी। मूर्य वस्तु की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की घोतक होती है। बहुत सारी बातें मिलती है। मूरों से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? मूरों पर एक सिंगा सबसे ज्यादा था। अब जो भी मूर्य आएंगे उस पर एक सिंगा, जो जानवर नहीं होता है क्या, पशु, उसकी सबसे ज्यादा आपको प्रतिमाएं, मूर्ति वगैरह मिलेगी। जी सर, बिल्कुल। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा के अंदर मूर्य प्राप्त हुई थी। 2 ऐसे क्षेत्र जहां से सबसे ज्यादा मूर्य प्राप्त हुई थी। कुब्बड़ वाला सांड का चित्र भी किनसे मिलता है? मूरों पर मिलता है। एक सिंगे कुब्बड़ वाला सांड। कुब्बड़ जानते हो नहीं क्या होती है? कुब्बड़ मतलब ये, उस पर पीठ पर वो एक वो होता है ना, बहुत बड़ा कुब्बड़। तो सबसे ज्यादा कुब्बड़ वाले भी मूर्य यहीं से प्राप्त हुई थी।
आगे आ जाऊं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, इंपॉर्टेंट है बहुत, अब थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको। इतने देर मैंने आपको बता दिया, अब आप थोड़ी सी रटने की कोशिश करना, ठीक है। ये 4-5 फैक्ट है, मैं आपको रटा देता हूं जो आपके आगामी किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ये आप कभी आरएस का एग्जाम देखना, उसमें बहुत बार पूछा गया। आरएस मेंस के अंदर तो स्पष्ट पूछा जाता है। 10 या 15 शब्दों में बताओ। आरएस जो मेंस वाले स्टूडेंट है ना, वो देख लेना। हाँ सर जी, जानो जानो, तो सारा जानो। थोड़ा सा ग्लास ने मोटिवेट बनाओ, ठीक है ना। कमेंट करते रहिए करो मस्त एकदम शानदार तरीके से। देखो आ जाओ, देखो पतन होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता, एक थे हमारे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। व्हीलर और चाइल्ड ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? आर्यों का आक्रमण। ये कथन गलत है। गलत होने का रीजन क्या है पता है भाई? इन्होंने कहा आर्यों का आक्रमण हुआ था और आक्रमण से पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गई। मुझे एक बात बताओ, अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, कहीं पर भी हमने एक भी ऐसा कुछ पढ़ा है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लड़ाइयां होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने हथियार देखे? कहीं पर भी आपने ये चीज पढ़ी है? मुझे बताओ, कहीं पर भी आपने ये चीज पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो युद्ध वगैरह नहीं किया करते थे। तो इसका मतलब आर्यों का आक्रमण तो है नहीं, और आर्य तो बाद में आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए थे आर्य। आर्यों का टाइम है 1000 से लेकर 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में, 1500 से लेकर के 1000 और प्लस में 1000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्वी तक इनका टाइम पीरियड आता है। लेकिन इसका मतलब गुरुजी ये भी बात गलत है भाई, इसका मतलब ये भी बात गलत है, ठीक है ना। तो आर्य भी गलत है, आर्यों का आक्रमण भी मतलब ये गलत है। उसके बाद SR राव, ठीक है ना, रंगनाथ राव ने क्या कहा था? सर जॉन मार्शल और मेक के अनुसार क्या हुआ था? बाढ़। ये इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है भाई। जितने भी लगभग ये जो पतन का कारण है ना, आप मोहनजोदड़ो मूवी देखते हो, मोहनजोदड़ो मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है कि बाढ़ वगैरह आई थी और बाढ़ आने के कारण है वो इनका पतन हो गया था। शायद मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। तो बाढ़ इनका प्रमुख कारण माना जा सकता है। जॉन गाया बोला है, जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता। मार्शल ने एक कथन और कहा था कि भाई प्रशासनिक शिथिलता थी, कुछ न कुछ प्रशासनिक कार्य वो सही ढंग से नहीं किए गए थे, हो सकता है उसकी वजह से पतन हो। अमनानंद घोष मेरी तेरे अलग ही बोल रहे हैं। घोष साहब ने कहा जलवायु परिवर्तन, ये भी हो सकता है भाई, जलवायु परिवर्तन के कारण ही शायद बाढ़ आ सकती है। कैनेडी के अनुसार इन्होंने कहा प्राकृतिक आपदा हो सकती है, हो सकता है बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद माधव स्वरूप वश के अनुसार इन्होंने कहा था कि नदियों में अपना रुख बदल लिया था। इन्होंने कहा था नदियों ने क्या कर लिया था? अपना रुख बदल लिया था, यानी जो उत्तर दिशा में जानी चाहिए थी वो दक्षिण दिशा के अंदर आने लगी, जिसको दक्षिण में जाना था वो पश्चिम में आने लगी। तो ऐसे करके रुख बदलने के कारण, यानी ट्रांजैक्शन के कारण, ठीक है ना, इनका पतन हो चुका है। तो यहां यदि देखा जाए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये कथन थोड़ा सा गलत लगता है, और ये कथन गलत लगता है। ये आपको स्पष्ट पूछेगा कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था? सर जी सागे सागे फोन पर लाग रहे होगे ना, तो फोन आपने साइड में ही पड़ी है। इन्होंने कहा था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये चीजें आई थी, वो चीजें आई थी, किसके अनुसार कौन सा मत है? तो ये आपके 6 और 6 मत आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसमें देखा जाए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं एक तो आर्यों का आक्रमण गलत लगता है, क्योंकि युद्ध का तो कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता है, हथियार हमको कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं पर पढ़ा था पिस्टल मिली थी, भाले मिले थे, छुरे मिले थे, तलवारें मिली थी, कहीं पर पढ़ा था क्या? नहीं मिला, मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये युद्ध से शांत स्वभाव के थे, इनको लड़ाई वड़ाई से कोई मतलब नहीं था। और एक जो चीज है वो है आपके कौन सी? प्रशासनिक शिथिलता। भाई कोई सा भी पतन हो, पतन का कारण कहीं पर भी प्रशासनिक शिथिलता नहीं पाई गई है। प्रशासन कमजोर हो तो अंत हो सकता है, ठीक है ना भाई। प्रशासन कमजोर हो तो राज्य स्थिति बिगड़ सकती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन किसी स्टेट का पूरा पतन हो जाए ये तो आज तक हमने नहीं पढ़ा, इतना इतिहास पढ़ लिया। तो ये जो 2 कारण है ना, ये दोनों कारण कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों कारण गलत है। तो मेरे ख्याल से बेटा जी आपको जब भी पूछा जाए ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब बाकी कुछ नहीं है, निष्कर्ष एक ही कहता है कि भाई साहब पानी आयो, पानी की वजह क्यों? आगे आ जाओ। अब आप पढ़ा वैदिक काल। देखो वैदिक काल, अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है।
तो कृपया शांति बनाए रखें। अब मुझे कमेंट करके बताओ आपको सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आई या फिर नहीं आई। देखो एक बार आप वीडियो और देखोगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता पूरी समझ में आ जाएगी। आई प्रॉमिस, सिंधु घाटी सभ्यता आपको पूरी समझ में आ जाएगी। और फिर जो कुछ बातें मान लो छूट गई है, वो सब की सब बातें हम लोग हैं वो उसमें कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आई नहीं है, जल्दी से बता दो। आज हो सकता है कि जब शाम को यदि मैं 1-2 घंटों की या तो पॉलिटिकल की क्लास लूंगा 6 से लेकर के, और या फिर शाम को हो सकता है मैं अपने थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर रेडी हो रहे, यदि हो जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। यस सर, चला चर्चा करें आगे। चलो देखो वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात आती है वैदिक सभ्यता की। आप वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड कर दो। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो वैदिक काल और एक आता है आपका उत्तर वैदिक काल। कौन सा आता है? उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। देखो उत्तर का अर्थ क्या होता है पता है? जैसे भाई मैंने कोई संस्था खोल दी, अभी मैं सोच रहा हूं मैं एक स्टार एजुकेशन के नाम से प्लेटफॉर्म बढ़ाऊं अपना। मैंने स्टार एजुकेशन खोल लिया, अब मैं चला रहा हूं। भगवान ना करे अपन उसको छोड़ दे या फिर अपन को यमराज लेके चले जाए, तो जैसे मान लो मैंने उस पर 4 साल काम किए तो वो मेरा काल आएगा कि सर संदीप जी सर का टाइम था, उस समय संदीप सर पढ़ाते थे। 4 साल के बाद मान लो आपकी मैडम जी है, आपको दया आ जाए कि यार सर तो चले गए, दाल पानी वाले तो करवा दे, और मैडम जी आपको पढ़ाने लग जाए। मैडम जी नहीं चली, 1.5 साल 2 साल 3 साल मैडम ने पढ़ा दिया, तो टोटल मिलाकर के 4 साल मैंने किया, 3 साल उसने किया, 7 साल अपने प्लेटफॉर्म पर अपने काम किया। तब तक आप नौकरी लग जाओगे, ठीक है ना। और नौकरी नहीं लगोगे तो घर वाले शादी कर देंगे, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अब जो मेरा टाइम है वो तो पूरा का पूरा डिपेंड मेरे पे करेगा। हाँ सर ये तो संदीप जी सर का टाइम है। अब जो मेरी मैडम पढ़ा रही है और मैंने या तो प्लेटफॉर्म छोड़ दी या मैंने संसार छोड़ दिया, उसके बाद का जो काल है मेरे स्टार एजुकेशन का या फिर मेरे जो स्टार एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उसका, उसको हम कहेंगे उत्तर संदीप सरकार। क्या कहेंगे? उत्तर संदीप सरकार। समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो प्रमुख रूप से वैदिक काल है उसको तो हम कहेंगे वैदिक काल। और एक जो वेदों के अलावा भी, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत टाइम पीरियड चला था हल्का फुल्का, उसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो इसको आप दो भागों में डिवाइड करो। फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड ये हो जाएगा। फर्स्ट के अंदर तो टाइम पीरियड आप याद रखो 1500 बीसी से लेकर के आपके आता है 1000 बीसी तक, यानी 1000 ईसा पूर्वी तक। जो उत्तर वैदिक काल है वो आपके आता है 1000 बीसी से लेकर के आपके 600 बीसी तक। कहां तक आता है? 600 बीसी तक। तो दोनों टाइम पीरियड शायद आपको याद हो जाएंगे, इसमें तो कोई ज्यादा रटने वाली बात है नहीं। बहुत थक गई हूं, तो इतनी बात समझ में आ गई। आप वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर दो, एक तो वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अब देखो, अब एक आपको देखो हम लोग क्या करते हैं पता है बेटा? हम लोगों की जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, हम लोग जो फैक्ट पूछे जाने चाहिए वो हम कभी याद नहीं करते। जो फैक्ट, अब जैसे मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हम सोचे यार ओ क्वेश्चन थोड़ी आ सके, और वही क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आ सकते और वही क्वेश्चन पार्ट ऑफ एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट भाग बन जाते हैं। तो ऐसी आप भी गलती मत करना। जो चीजें मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। कहीं है जोर को काम है गुरुजी, जोर को है नहीं। चलो देखो अब वैदिक काल, देखो एक आपने वेद पढ़े होंगे, एक ब्राह्मण और एक अरण्यक और एक उपनिषद। ये 4 चीजें है ना, 4 चीजें, ये हमेशा वैदिक साहित्य कहलाएगा। आपके क्या कहलाएगा? वैदिक साहित्य, यानी पार्ट ऑफ वेद। किसका पार्ट कहलाएंगे? वेद का पार्ट कहलाता है। अब एक देखो ध्यान में रख लेना, वेद और जो ब्राह्मण है ना, वेद और ब्राह्मण इन्होंने कर्म कांडों पर जोर दिया था। किन पर? कर्म कांडों पर जोर दिया था, जो हम कर्म कांड करते हैं ना उन पर। और जो आरण्यक और उपनिषद है इन्होंने क्या, कुछ नहीं है कर्म कांड, आप केवल ज्ञान की प्राप्ति करो। किसकी प्राप्ति करो? ज्ञान की। 2 चीजें ध्यान रखना नहीं यहां से। एक तो जो वेद और जो ब्राह्मण है ना, जितने भी वेद होगी, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ होगी, इन्होंने कहा था कि आप कर्म कांड करो, यानी इन्होंने कर्म कांडों पर। जैसे गुरुजी मैंने गाय को रोटी खिला दी, तो लोग कहते ना कि भाई तू जवानी के मान गाय ने रोटी खवाता कि बुढ़ापे के मान तन भगवान रोटी देसी। आप किसी का भला करोगे तो आपको भला होगा, ये चीज भी है, ये कर्म कांड नहीं है।
तो ये जो दोनों है ना, ये कर्मकांडों पर विश्वास करते थे और ये ज्ञान की प्राप्ति पर विश्वास करते थे कि छोड़ दो ये सब ज्ञान की बातें, अपन को क्या करना है समाज के अंदर वो खुद को बताएं, कर्मकांडों को छोड़ दो और ये करो। आगे कहानी भी आती है, मैं कहानी भी बताऊंगी। ये वैदिक साहित्य, ये कौन सा है? वैदिक साहित्य। इसे श्रुति साहित्य भी कहते हैं। देखो टाबरू यहां पर मतलब क्या? श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। मतलब पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे, साहित्य आपको पता होना चाहिए। जैसे आजकल आप के गड़िल वगैरह लिखते हो ना, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, गैसे गेड़िया, गैसे गड़ी, पहले ऐसे नहीं लिखा करते थे। पहले जैसे मान लो हम लोग जैसे ब्राह्मण, भागवत कथा सुनी की था, भागवत कथा सुनी हुई है। भागवत कथा में मेरी तेरे पंडित जी चौके एकदम मस्ती से लाल पीला होकर के तिलक लगाएंगे, 3 फुटा तिलक लगा करके आराम से कुर्सी पर बैठेंगे, बोलेंगे जय सिया राम, और वो अपना प्रवचन देना स्टार्ट। वो प्रवचन सबको आते हैं, ये एक फैक्ट है, वो प्रवचन सबको। अब आपको नहीं आते कि आप भागवत कथा में सुनने जाओगे, कथा कम और अंदरगल बातें ज्यादा करते हैं। जैसे आपको झूठ नहीं बोलना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, सत्य के राह पर चलना है, नशा पता नहीं करना है, फलाना नहीं करना, ढिंगड़ा नहीं करना, ये सब चीजें हमें आती है, लेकिन हम इनकी पालना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सी बात है, सत्य बोलो। हम लोग सत्य बोलेंगे, कमा करके खाएंगे क्या भाई? आज एक ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले टीचर है, वो यदि थंबनेल में ऐसा नहीं लिखेंगे कि यहां से बाहर कुछ नहीं, चाहे उसमें से कुछ पढ़े नहीं पढ़े, इफेक्टिव है, मार्केट ये चीज मांगती है, वो झूठ बोल करके बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ये एक सत्य है समाज का। शुद्ध देसी घी, अब उसमें चेपली डालडा मिलाया वाओ, लेकिन शुद्ध देसी लिखेंगे तो लोग एक बार आएंगे, फिर हम बता देंगे भाई देख शुद्ध देसी तो हमने केवल नाम चिपका रखे, बाकी इसमें पूरा का पूरा हमने कड़ा बाजार इकट्ठा कर रखा है। तो ये सब चीजें श्रुति, श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के लोग क्या है, सुना करते थे, अपने कानों से सुना करते थे। क्या सुना करते थे? कानों से सुना करते थे। हमारे पश्चिम राजस्थान के अंदर एक प्रथा चलती है, शायद राजस्थान के अंदर एक प्रथा चलती है, कान फूंकना। नाम सुना है कभी किसी ने? किसने सुना है कान फूंकना? कान फूंकने का अर्थ क्या होता है? किसी न किसी व्यक्ति के कोई ना कोई गुरु होता है। आजकल तो नहीं होता, लेकिन पहले गुरु हुआ करते थे। अब जैसे मान लो हम जैसे कोई गुरु खड़े हो गए, ठीक है ना, हमारा मतलब क्या है, बच्चों को पढ़ो, पैसे लो, लाख लाख 1.5 लाख रुपए कोचिंग वालों से सैलरी ले लेते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ा देते और अपने घर पे आ जाते। बच्चा नौकरी लगो ना लगो उससे कोई मतलब नहीं। अरे मतलब है ही नहीं, आज कलयुग में कोई मतलब नहीं है। पहले के लोग क्या किया करते थे? गुरु बनाते थे, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा, उससे कोई मतलब नहीं। व्यवहारिक गुरु, यानी वो उसके कहने के अनुसार, वो अपने किसी की बात ना माने या ना माने, लेकिन गुरु की बात मानेगा। गुरु क्या है? अपने स्टूडेंट के कान में मंत्र फूंका करते थे। कहां पर? कान फूंकना। आई बात समझ में? वही प्रथा थी, लोग सुना करते थे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, वैदिक साहित्य भी कहा जाता है इसको, और श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक काल भी सही है, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता भी इसको हम कह सकते हैं, वैदिक साहित्य भी हम इसको कह सकते हैं, तीनों नाम आ सकते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो कौन से वैदिक काल के पार्ट है? वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया, ठीक है। ये दोनों कर्मकांड पर है, ये दोनों ज्ञान पर है। इन सब को मिला दिया जाए तो ये वैदिक साहित्य कहलाता है, और इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि लोग सुना करते थे, लिखा पढ़ा बहुत कम किया करते थे। तो टाबरू ये चीज आपको समझ में आई, वेद वाली। उसके बाद देखो, अब बहुत सारे पार्ट आपने अपने जिंदगी के अंदर सुने होंगे। कैसे गुरु जी? अब मैंने चाय पी ली है, हाँ लिखना पड़ता है बेटा। पहले गुरु कम हुआ करते थे, आजकल तो घर घर गुरु बैठा है। मेरे घर में हम 3-4 हैं, मेरी तो पूरी फैमिली गुरु है। देखो वेदांग, अभी एक पीछे आरएस में बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है? किसका पार्ट नहीं है? वैदिक साहित्य का। और उसमें 3 ऑप्शन ऊपर वाले दिए गए थे और एक ऑप्शन ये दे दिया था, जिसमें लगभग बच्चों ने ब्राह्मण साहित्य किया था। ब्राह्मण वैदिक साहित्य का पार्ट माना जाता है। वेदांग, वेद प्लस अंग, वेद प्लस अंग, यानी वेद के अंग है लेकिन उसका पार्ट नहीं है। वेद अंग, अंग कौन सा होता है? जो बाद में जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये साहित्य में नहीं गिना जाता, ये कभी भी वैदिक साहित्य में नहीं था। स्मृति होगी, आपकी पुराण होगी, रामायण होगी, महाभारत होगी। देखो ध्यान में रख लेना, वेदांग, स्मृति, महाभारत, रामायण और पुराण,
ये किसी भी प्रकार से आपके वैदिक साहित्य नहीं है। कौन सा नहीं है? वैदिक साहित्य नहीं है। और टाबरू यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है और हम लोग इसको थोड़ा सा गलके में ले लेते और यहाँ पर गलत करके आ जाते। अभी आरपीसी ने पीछे पूछा था क्वेश्चन, कैसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है। और देखो उसमें कौन सा ऑप्शन दिया था, उसमें एक ऑप्शन तो ये दे दिया था, ये जो तीनों वाले नीचे है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये चारों ऑप्शन दे दिए थे। अब लोगों ने क्या सोचा, यार वेदांग, इसका मतलब ये वैदिक साहित्य का तो भाग है, नाम से भी पता चलता है वेदांग, वेद प्लस अंग, यानी जो वेद का अंग हो। तो लगभग ने इसको सही नहीं किया था। उपनिषद आरण्य किया थे, ब्राह्मण है, उन्होंने कहा यार ब्राह्मण तो क्या होता है। देखो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण जैसे ही नाम आता है ना हमारे दिमाग में, हम लोग सोचते हैं कि सर ये एक प्रकार की जाति है ब्राह्मण की। अरे झालरों, जाति नहीं है ब्राह्मण, ब्राह्मण खुद एक साहित्य है, ध्यान में रख लेना। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक साहित्य है। और जो थॉट आपके ब्राह्मणों की बनी हुई है ना, उसको वेदों के अंदर पुरोहित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरोहित। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ब्राह्मण आप पढ़ रहे हो वो साहित्य का पार्ट है, ना कि किसी जाति का पार्ट है। और जो आपके दिमाग में ब्राह्मण जो आपने सोच रखा है ना, उस ब्राह्मण को वैदिक काल के अंदर राजा पुरोहित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरोहित राजा कहा जाता था। ये बात आपकी यहां से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर आपके 3 मिनट खराब किए, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कौन से वेदांग अंग है, कौन से नहीं है। बस वेद ब्राह्मण, आरण्यक और प्लस के अंदर आपके उपनिषद, ये तो वेद के पार्ट है और ये वेद के पार्ट नहीं है। ये चीज आपको समझ में आई नहीं है, जल्दी से बता दो, बोलो। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं कभी कभी पढ़ाने में मग्न हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपकी बातें नहीं सुन पाता हूँ। आगे चर्चा करें, जल्दी से आ दो। देखो वेद शब्द के बहुत अर्थ है। वेद का होता है ज्ञान, मैंने क्या कहा था, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है ना। आपने शायद सुना होगा, बहुत सारे हमारे मतलब भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे संत मुनि थे जिन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटो। किन की तरफ लौटो? वेदों की तरफ। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जो हमारे पास जो ज्ञान है ना, जो व्यवहारिक ज्ञान है वो नहीं है हमारे पास, ओनली फॉर किताबी ज्ञान है। हम किताबी कीड़े, हमारे पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। फर्क देख लो अपने समाज के अंदर, कितना फर्क आ चुका है। ठीक है ना। तो हमारे पास वेदों के ज्ञान नहीं थे, तो वेदों के ज्ञान के लिए बहुत सारे हमारे जो मतलब पंडित वगैरह थे, उन्होंने कहा था भाई वेदों की तरफ लौटो। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। अब आपने सुना होगा वेद व्यास जी नाम वगैरह सुना होगा। तो वेद व्यास जी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कैसे पूछा जाता है? वेदों का संकलन का अर्थ जानते हो क्या होता है? भाई रचयिता तो वेद व्यास जी है कौन, और अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों के रचयिता कौन है, और हम लोग करके आ जाते हैं वेद व्यास जी। और आजकल तो एग्जामिनर भी ऐसे हो गए जो पहले लिख देते वेदों के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी। हालांकि वेदों के रचयिता वेद व्यास जी नहीं है। कैसे नहीं है? अलग अलग वेदों की रचना अलग अलग लोगों ने की है, अलग अलग वेदों के उपवेदों की रचना अलग अलग लोगों ने की है, ठीक है ना। और अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग साहित्य बने हुए, उपवेद बने हुए, ठीक है। लेकिन जो संकलन करने का काम है ना, कौन सा संकलन है, इन सबको एकत्रित करने का, हेड ऑफ वेदों की बात कर दी जाए ना, तब आपके कौन से आ जाएंगे? वेद व्यास जी आ जाएंगे। अब वेद व्यास जी के अलग अलग नाम आते हैं, जिनका यदि ओरिजिनल नाम की बात करते हैं तो इनका नाम आता है कृष्ण द्व्यापन। क्या नाम आता है? कृष्ण द्व्यापन। और इसी कृष्ण द्व्यापन को हम कहते हैं वेद व्यास जी, ध्यान में रख लेना, ठीक है। वेदों की रचना आर्यों ने की थी, इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लेना भाई। वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने। अब आपको यदि पूछा जाए कि वेदों की रचना किसने की थी, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ये आ जाए, ऑप्शन नंबर 2 में ये आ जाए, तो क्या करोगे? तब आपको आर्य करके आना है, ना कि वेद व्यास जी। ऐसा आ जाने कि वेदों का संकलन किसने किया था? संकलन किसने किया था? हमारे वेद व्यास जी ने। चलो हम एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। हम जब भारत का संविधान पढ़ते हैं, उस संविधान के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था? शायद आपको पता होना चाहिए। हम लोग एक पहली लैंग्वेज पढ़ते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था? भारत की संविधान सभा ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? आज से 2 साल 2.5 साल पहले इस आंसर का एक ही शब्द था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का संकलन किया था। क्या किया था? संकलन। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का संकलन किया था, उसी प्रकार से हमारे जो वेद व्यास जी थे, इन्होंने क्या किया था? वेदों का संकलन किया था। तो यहां से आपको शायद मेरे ख्याल से बात याद आ जानी चाहिए, ठीक है।
आ जाओ। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, ठीक है। आर्य मतलब पहले क्या हुआ करता था, जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था ना, वो थोड़े से श्रेष्ठ हुआ करते थे, कुलीन वर्ग के माने जाते थे। वेदों की नित्य प्रामाणिकता और औपनिषद माना जाता है वेदों को नित्य प्रमाणिक, और प्लस के अंदर अपौरुषेय माना जाता है। ये इनके प्रमुख 3 प्रकार की क्वालिटी आती है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहा जाता है। देखो अब यहां पर आपको 2 शब्द और याद करने हैं। जैसे गुरुजी, यदि कोई वेद की रचना कर रहा है, रचना कौन करेगा? रचना करेगा ब्राह्मण, ठीक है ना। यदि कोई ब्राह्मण वेदों की, यदि कोई पंडित या फिर पुरोहित वेदों की रचना कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको कहेंगे दृष्टा। इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लेना। आप क्या करोगे? आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि वेदों को रचना करने वाले को क्या कहा जाता है, और आपको दिया जाएगा यदि कोई रचना कर रहा है पुरुष हो, कौन हो? पुरुष हो, और पहला आपको मिल जाएगा ऋषि। एक्चुअली में जो आप ऋषि शब्द पढ़ते हो ना, ऋषि सबने सुना होगा, ऋषि मुनि महात्मा। ये जो ऋषि है ना बेटा जी, ये ऋषि कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली जो महिलाएं होती है ना, उनको तो कहा जाता है ऋषि, और जो ब्राह्मण करते हैं ना रचना, उसको कहा जाता है दृष्टा। दोनों ध्यान में रख लेना। ब्राह्मण को कहा जाता है दृष्टा। क्या कहा जाता है? दृष्टा। और यदि किसी वैदिक मंत्रों की रचना महिला कर रही है, तो उस महिला को हम क्या कहेंगे? ऋषि कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋषि। दोनों फैक्ट आपको समझ में आए या फिर नहीं आए? यहां से वेद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। संकलन वेद व्यास जी ने किया था, वेदों की रचना आर्यों ने की थी, ध्यान में रख लेना। और आर्य शब्द का अर्थ होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, वही जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहा जाता है, और यदि वैदिक मंत्रों की रचना कोई महिला कर रही है, तो महिलाओं को हम ऋषि कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋषि। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं। देखो अपन इस क्लास का मतलब किसी भी प्रकार से भागादौड़ी का नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जहां भागादौड़ी करनी पड़ेगी वहां मैं कर लूंगा, जो रटने वाले फैक्ट है वो मैं आपको रटा दूंगा। लेकिन यहां आपको बात समझ में आई नहीं है, जल्दी से बता दो मुझे। और जो नए जुड़ रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, ताकि हमारा परिवार भी बड़ा हो जाए। आगे समझ में? आगे चलो गुरुजी। अब आ जाओ। अब तक हमने इतिहास के अंदर पढ़े थे कि सर वेद कितने प्रकार के होते? 4 वेद होते, जिसमें जो सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद। वेद कितने होते? 4। श्याम, यजुर, अत्र। कितने प्रकार के होते हैं? 4 वेद होते। कितने होते? 4। और पहला कौन सा है? ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लेना। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब मुझे चलो, आप 4-5 साथी लाइव चल रहे हो, ज्यादा तो मेरी क्लास में लाइव के अंदर आते नहीं है, भगवान जाने क्या हो रखा है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो चीजें आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। भाई देखो, एक तो ऐसा होता है कि जो मैं क्लासें ले रहा हूं ना, वो कम से कम आपको 20, 30, 40, 50% तो क्लास का, जैसे आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की थी, तो वो चीज़ आपको कम से कम 50-60% आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि हाँ सर एक्चुअली में सिंधु घाटी सभ्यता की थी, क्या थी, लगभग हमें समझ में आ गई। और बाकी देखो, सिंधु घाटी सभ्यता पर लोगों ने 300, 400 पेजों की बुक लिख रखी है। वो चीज़ें, इतनी ज्ञान की बातें हमें नहीं करना है, हमें कोई प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें ओनली फॉर एग्जाम पार करना है। ऋग्वेद के अंदर 10 तो मंडल है, 128 सूक्त है, और 10,580 मंत्र है, और मंत्रा को कहा जाता है ऋचा। देखो, मंडल का अर्थ होता है टॉपिक। क्या अर्थ होता है? टॉपिक। सुक्ता का अर्थ होता है भाग वगैरह। उसी प्रकार से भाई इतने टॉपिक है, इतने भाग है, और प्लस के अंदर 10,580 यहां पर मंत्र है। और मंत्र की यदि बात करते हैं ना, तो मंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ऋचा भी कहा जाता है। मंत्र को क्या कहा जाता है? ऋचा। यदि शब्द नहीं दिखाई दे रहा है तो ये याद कर लेना, मंत्र या फिर ऋचा। मंत्र और ऋचा कितनी है? लगभग 10,580, या फिर आप लगभग 10,600 के आसपास बोल सकते हो। ऋग्वेद के अंदर लगभग आपके 10 टॉपिक मिलेंगे, मंडल मिलेंगे। कैसे गुरुजी? मंडल सूक्त, और सूक्त का भाग होता है। देखो मंडल, जैसे आप पढ़ते हो इतिहास, भारत का इतिहास, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, भारत का इतिहास पढ़ते हो, हम लोग बोलेंगे कि सर भारत के इतिहास में माना कि 50 टॉपिक है। 50 कौन से टॉपिक? 50 टॉपिकों के अंदर आपको लगभग मिलेगा, भाई 50 टॉपिक है सर, 50 टॉपिकों के अंदर जो टॉपिक है ना, वो मैंने कह दिया सर, लगभग आप 50 टॉपिक को अलग अलग तोड़ोगे ना, तो लगभग आपके पास 1000 छोटे टॉपिक मिल जाएंगे। 1000 छोटे टॉपिक। जैसे
भाई पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सभ्यता। सभ्यता एक ही थोड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता, दो सभ्यता आ गई ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दो प्रकार के पार्ट हो गए, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। उसी प्रकार से मान लो 50 टॉपिक है, 50 टॉपिकों को आप तोड़ोगे तो इसमें छोटे मोटे मिलाकर के 1000 टॉपिक है। 1000 टॉपिकों के अंदर मैं बात करता हूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि यहां पर आपके कम से कम 1000 टॉपिक में 1 लाख क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 1 लाख क्वेश्चन। बस सेम इसी प्रकार से ये चीज है। अब इसमें जो मेन बड़े बड़े वाले टॉपिक है वो तो है कितने? 10। कितने हो जाएंगे? 10। और उन बड़ों के अंदर छोटे छोटे की बात करते तो 1028 सूक्त है, और 1028 सूक्तों की रचना किससे हुई है? सूक्तों के अंदर मंत्र है और मंत्रों की संख्या है 10,580, यानी लगभग आपके 10,600। कितने हो जाएंगे? 10,600। ये बात थोड़ी सी का टॉपिक वगैरह है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उसके बाद बात करते हैं सेव कौन करो रे, मैं तो दिमाग खराब हो जाए चालते चाल क्लियर करना है। कोई विधा में भेज दिया रे। देखो अब जो 10 मंडल है ना, इसमें से एक तो पहला मंडल और प्लस के अंदर एक जो लास्ट में है 10वां मंडल, इन मंडलों को सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। पहला और जो 10वां मंडल है उसको बाद में जोड़ा गया था। बाकी 8 को पहले ही जोड़ दिया था, फिर कमी पड़ी तो कहा कि भाई पहला जोड़ दो और फिर 10 जोड़ दो। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर पहला मंडल नहीं जोड़ा तो फिर कैसे जोड़ा? अरे ऐसे हो सकता है। 5 मिनट मांगू सर, आ जाओ। ओ आर पन्नू साहब भी आ चुके हैं क्या? अब कोर्स आ रहा है सर, बिल्कुल। देखो अब पहला मंडल, जैसे मान लो भाई ये मंडल अपने अपने मतलब वो विधि के अनुसार बिठाएंगे भाई, पहले कौन सा आना चाहिए, दूसरा कौन सा आना है, तीसरा कौन सा आना चाहिए। तो 8 तो इन्होंने पहले ही कर दिए थे। फिर जैसे इन्होंने 10 मिलाए, 10 मिलाने को उन्होंने कहा नहीं यार, ये जो 2 टॉपिक है ना, ये इसमें से एक टॉपिक तो पहले आना चाहिए, एक टॉपिक लास्ट में आना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने जो 2 लास्ट वाले मंडल मिलाए थे, तो पहला और 10वां लास्ट में मिलाया गया था। दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है या पारिवारिक मंडल कहा जाता है। यहां आपको एक चीज समझ में और आनी चाहिए सर, दूसरे से लेकर के 2 से लेकर के 7, 2 से लेकर के 7, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये जो 6 मंडल है, इन 6 मंडलों को हम वंश या फिर पारिवारिक मंडल कहते हैं। रीजन क्या बताएं? क्योंकि इन मंडलों की जो रचना की थी वो किसी एक ही परिवार में, एक ही परिवार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? किसी एक ही परिवार के द्वारा की गई थी, इसलिए इनको वंश मंडल या फिर परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया, शायद आपको पता होना चाहिए। अब देखो कौन से याद रखोगे? 10 मंडल है जिसमें पहला और 8वां, सॉरी पहला और 10वां तो बाद में जोड़े गए। 2 से लेकर के 7 पारिवारिक मंडल है। पारिवारिक मंडल होने का अर्थ क्या है? किसी विशेष एक ही परिवार ने उसकी रचना की थी। तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र हमेशा किसको समर्पित किया जाता है? गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित किया जाता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी, ये ध्यान में रख लेना। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी। अब आपको यदि ये पूछ ले कि ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्र जी का उल्लेख है वो कौन से मंडल में मिलता है, तो बस आपके दिमाग में फट बत्ती जल जानी चाहिए। सर ने बताया था तीसरा मंडल, तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। इसका मतलब गुरुजी तीसरे मंडल के अंदर किन की रचना है? विश्वामित्र जी की। बस टावरों और था ज्यादा कहीं याद रखना। गायत्री मंत्र सवित्री या फिर सावित्री या फिर सूर्य को समर्पित किया गया, ध्यान में रख लेना। तो यहां याद हुआ नहीं हुआ? वापिस कोशिश करो। ऋग्वेद 10 मंडल है, 1028 इसमें सूक्त है, 10,580 यानी लगभग 10,600 इसमें क्या है? मंत्र है। 2 चीजें आपको याद होगी। एक चीज आपको ये याद होगी, नंबर 2 याद करो। पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया है। 2 से लेकर के 7 तक पूरे के पूरे पारिवारिक है, क्योंकि इसकी रचना कोई विशेष परिवार ने की थी, एक ही परिवार ने। तीसरे के अंदर विश्वामित्र जी का गायत्री मंत्र जोड़ा गया। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है। ये लो बस, मैं आगे सर वापिस वेलकम। आगे बात समझ में? अब देखो इसका जो 7वां मंडल है ना, 7वें मंडल के अंदर एक युद्ध का वर्णन किया गया है, और ये युद्ध अक्सर आपको इतिहास में पूछ लिया जाएगा, और इतिहास में नहीं पूछा जाएगा ना तो मेरे ख्याल से यदि किसी के घर में मेरे ताऊ जी की तरह कोई कुपेड़ी ताऊ है ना तो वो तो पूछेगा ही पूछेगा। कैसे? अब मैं क्या है कि ये जो क्लासें पढ़ाता हूँ ना, तो उनके जो स्टेटस वगैरह का भी लगाता हूँ। मेरे ताऊ जी के पास एक दिन वो चला गया था कोई वीडियो, मैं कुछ पढ़ा रहा था उस समय मेवाड़ के बारे में कुछ बता नहीं, हाँ एक शायरी थी मेरी। मेवाड़ के 2 वीर थे जिन्होंने अटैक किया था वो किला, उस किले का मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें उनके पास पहुंची थी।
और कहीं से पुराना एक मेरे यूट्यूब पे डाला गया है आरबी क्लासेस पर, वहाँ पर मैंने वेद पढ़ाए थे। उस समय मैंने वेदों के अंदर 6 से 7 घंटे लगाए थे, 6 से 7 घंटे वेदों के अंदर, ठीक है ना। वो वीडियो उनके पास पहुँच गई। अब पीछे ही बात है, जागरण वगैरह लगा रहे थे, उन्होंने कहा गुरुजी हटाओ मुँह, कहा कि वेदों के बारे में बताओ। गुरुजी तो मुश्किलों रट रावे, रट क्लास में बतावे, अट कौन बताई जब। क्यों बुजुर्ग इंसान हो, आपा कौन जीत सका, उनकी जिद होती है। बुजुर्ग इंसान यदि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आता नहीं है। हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इसका मतलब है हमें वो क्वेश्चन आता नहीं है। और बुजुर्ग इंसान आपकी परीक्षा लेने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, और फिर आपकी वाट लगानी स्टार्ट कर देता है। मेरे ताऊ वगैरह तो इतनी वाट लगाते हैं भयंकर तरीके से। अब वो कौन सी लेके आते हैं, उनके ज़माने की गणित लेकर के आते हैं। उनके वैदिक गणित थी 3री-4थी क्लास में, और हमारे यहाँ 3री-4थी क्लास में पढ़ाई सिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़े बहुत 2-4-5 ज्ञान की बातें सीख लो ताकि आप बूढ़ियों को दबा सको। एक युद्ध है 7वें मंडल के अंदर जिसको कहते हैं 10 राग, यानी 10 राजन युद्ध का उल्लेख किया गया। कैसे गुरुजी? एक तो था भरत कबीला अपना, और एक थे 10 कबीले साथ में थे। राजा थे सूरदास जी, एक पुरोहित थे वरिष्ठ, और एक पुरोहित थे विश्वामित्र जी। एक्चुअली में क्या हुआ था, विश्वामित्र जी को हटा करके इन्होंने पुरोहित बना दिया था वशिष्ठ जी को। किसको बनाया था? वशिष्ठ जी को। यह बात इन दोनों के बीच में लड़ाई का कारण बन गई, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको बनाया गया था। बाद में कोई फैसला हुआ था रावी नदी के जल को लेकर के, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ मतभेद हुई, क्योंकि पुरानी बातें आपको ऑथेंटिक सोर्स कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इस युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का जो उल्लेख है वो किस में मिला है? 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है आपके 7वें मंडल के अंदर। 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विसरा और या जो काकसिवृत्ति और लोपामुद्रा जैसी जो ऋषि महिलाएं थी उनका नाम मिलता है। देखो अभी हमने चर्चा की थी, यदि मान लो वेदों के मंत्रों की रचना, वेदों के मंत्रों की रचना कौन करती है? कोई महिला करती है, तो उन महिलाओं को हम क्या कहेंगे? उन महिलाओं को हम कहेंगे ऋषि। क्या कहेंगे? ऋषि। अब ये सारी की सारी वो महिलाएं हैं, 2, 4, 5, वैसे तो बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट महिला के बारे में बताया गया है कि जैसे मान लो घोषा हो गए। आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, इसमें आपको क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जो वेदों की रचना किया करती थी महिलाएं, महिला ऋषियों का जो नाम है या फिर महिला ऋषियों का उल्लेख है वो किस मंडल के अंदर है? तो वो आपके 8वें मंडल के अंदर है। 9वें मंडल के अंदर सोम को समर्पित है। सोम जानते हो? देखो सोम क्या होता है? ताड़ी नाम सुनी रही कि ताड़ी वृक्ष का नाम है। किसका नाम है? वृक्ष का। और ताड़ी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है दारू। हम वेद पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? वेद। तो वेद के अंदर इसको दारू नहीं कहेंगे, वेद के अंदर इसको कहा गया मदिरा। ए पंडित जी, मेरे मरने के बाद मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी सी मदिरा झलका देना। कंजर जनजाति आज भी मृत व्यक्ति के मुंह में मदिरा डालती है, शायद आपको पता होना चाहिए। सबके दादा एक जी से मैं तुम्हारा दादा ने कौन दे किया, बट हमने बाबूजी ज्ञानी आदमी है, आखो दिन जे कन्ने बैठ जावा ना तो यहाँ लगे आज भी 1 क्लास में बैठ जावा या बान गुरु बना लेवा, क्योंकि बे सब चीज बे सारी की सारी यही चीजें पूछा करे, बस पूरे दिन यही चीजें पूछता रहे सी। तो देखो एक वृक्ष था सोम का, और इस सोम से आपके मदिरा निकाली जाती थी जिसको कहते थे सोम रस। हमारे विश्वामित्र जी ने एक बात कही थी कि सोमरस पीने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हम जन्नत की सैर कर रहे हैं, क्योंकि पहले इनको ये नहीं पता था कि भाई सोमरस आगे जाकर के रूप ये ले लेगा। पहले जो दारू पिया करते थे ना, मदिरा पिया करते थे, वो टेंशन भुलाने के लिए, रेस्ट करने के लिए पिया करते थे। आजकल वाले टेंशन पैदा करने के लिए पीते ताकि वो ज्यादा पिए, उनकी फैमिली के पास टेंशन हो। पहले हर चीज है वो मनोरंजनात्मक तरीके से की जाती थी, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता था। आजकल कुछ टाइम नहीं है, कुछ भी टाइम नहीं है आजकल किसी भी सिस्टम का। पहले लोग सुबह जल्दी उठा करते थे, सूर्य की पहली किरण के साथ उठ करके नहा लिया करते थे, अपनी दिनचर्या को समाप्त करके नहा लिया करते थे। रात का खाना 8 बजे तक खा लिया तो खा लिया, वरना कभी भी शाम को 10 बजे के बाद खाना नहीं खाया करते थे, 8 बजे के बाद, ठीक है ना। जितना सोना है उतना ही। 10 बजे आप देख लो, सर्दियों के अंदर 9 बजे सो जाते थे और सुबह 6 बजे उठते थे। आजकल नाइट को 2-2 बजे तक तो इंस्टाग्राम, 2 से लेकर के 3 बजे तक व्हाट्सएप चलाएंगे,
पढ़ना तो है नहीं, 3 बजे सोते 11-12 बजे उठते हैं। ऐसी जैसी हमारी प्रक्रिया हो रही है, जैसी हमारी प्रवृत्ति हो रही है, जैसी हमारी परवरिश हो रही है, वैसे ही हमारे पास ज्ञान आ रहा है। तो इन्होंने कहा था कि भाई सोम का रस पिया करो, ऐसी बात नहीं है दारू पीना मदिरा पीना कोई गलत बात है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि यदि आप मदिरा पीते हो ना तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मान लो आप जन्नत की सैर कर रहे हो। सोम ये एक पौधा है जो पर्वत पर मिलता था, उस पर्वत का नाम है मुजवंत पर्वत। कौन सा पर्वत है? मुजवंत पर्वत पर मिला करता था। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त में शुद्ध शब्द का उल्लेख है, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ध्यान में रख लेना। 10वां मंडल, 10वें मंडल के अंदर आपने जो वर्णन पढ़ रखे हैं ना, वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण वगैरह, ये जो चारों वर्ण है, उन चारों वर्णों की जो बातें वो आपको 10वें मंडल में मिलेगी। 10वें मंडल को नासिदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है, ये भी ध्यान में रख लेना। 10वें मंडल के अंदर निर्गुण भक्ति का आपको उल्लेख मिलेगा। अब मुझे बताओ मंडल किस किस को समझ में नहीं आए? यदि नहीं आए तो एक बार वापिस रिपीट करते आपको मंडल समझ में आ जाएंगे। कन्फर्म, आप विश्वास रखिए, एक बार रिपीट करेंगे वापिस आपको मंडल याद हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। आपको पता है हमारी गारंटी कभी भी गलत नहीं होती है। एक बार वापिस रिपीट करने से आपको मंडल याद हो जाएंगे। चलो गुरुजी, तो किस बात की देरी है, मंडल याद कर लेते। मंडल कितने? टोटल 10 है। अब 10 के अंदर हमें क्या क्या याद करना है? सबसे पहले पहला और 8वां जोड़ा गया था, सॉरी पहला और 10वां तो बाद में जोड़ा गया था, एक बात याद रखना। नंबर 2 कौन सी रखोगे? दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? एक पारिवारिक कहते हैं, क्योंकि ये किसी विशेष परिवार के द्वारा बनाया गया था। आगे आ जाओ, तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी तो है, विश्वामित्र जी। और गायत्री मंत्र किसके लिए बना हुआ है? तब आपको ध्यान में रखना है, गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है। 7वें मंडल के अंदर 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। 8वें मंडल के अंदर, ठीक है ना, उन सभी स्त्रियों का या फिर ऋषि स्त्रियों का वर्णन किया गया है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, ठीक है ना। 9वें मंडल की बात करते हैं तो 9वें मंडल के अंदर सोमरस के बारे में बताया गया है। और 10वें मंडल की बात करते हैं तो पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द यानी जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख इसमें मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है, ये बात ध्यान में रख लेना। और 10वें मंडल के अंदर आपको निगुण भक्ति के बारे में भी बात मिलती है। अब मुझे बताओ आपको मंडल समझ में आई या फिर नहीं आई? जल्दी से बता दो, क्योंकि पढ़ने का मतलब केवल बकना नहीं है, पढ़ने का मतलब है आपको ऐसे पढ़ना है कि क्लास का क्लास में याद हो जाए। गणेश बनीवाल सर जी, मैं पानी केड़ा आ गए? मैं पानी गणेश जी मंडेड़ा है। आपको ये 10 मंडल समझ में आए या फिर नहीं आए? जी सर आगे, तो आगे चले, चलो आगे देखो। अब 2-3 बातें देखो जैसे आपको रटनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट नंबर बात कौन सी आती है? अब हम बात कर रहे थे ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अंदर, अब वेदों के अंदर तो बहुत सारे मंत्र हैं। अब यदि कोई ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, क्या कर रहा है? मंत्रों का उच्चारण। इस ब्राह्मण को एक अलग नाम दिया जाता था जिसको कहते थे होत्रु या होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होत्री। उपवेद आयुर्वेद है। अब देखो यहां एक चीज ध्यान में रख लेना, कौन सी? देखो यहां एक चीज याद कर लेना, ये जो उपवेद दिए गए ना, ये कभी भी वेदों के अंग नहीं है, वेदों के अंग नहीं है। जो ओरिजिनल वेद है ना उनके अंग नहीं है। जैसे हम लोग संविधान पढ़ते तो बार बार पढ़ते हैं ना कि ये भारत के संविधान का मूल संविधान का पार्ट नहीं है, यानी कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद ये पार्ट जोड़ा गया था। उसी प्रकार से ये जो उपवेद जितने भी है ना, उपवेद सारे के सारे बाद में जोड़े गए थे। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। कैसे याद करोगे सर? आयुर्वेद कैसे याद करोगे? इसमें हमें जो सबसे बड़ी सफलता मिली थी वो मिली थी सोम पौधे की। किसकी मिली थी? सोम पौधे की। दवाई बनाने के काम में लिया था हमने, और दवाई बनाने को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद। बस आगे आ जाओ, यजुर्वेद की बात कर लेते। किसकी बात कर लेते? यजुर्वेद। सर जी समय निकाल करके समय आपकी याद आ जाती है, तब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को बता दूं कि ये जो गणेश जी बेनीवाल जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, राजस्थान पुलिस के अंदर ये अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये हमारे अजीज, आप मित्र भी ले लो इनको, क्योंकि मैं इनको स्टूडेंट तो नहीं कह सकता, ठीक है ना। स्टूडेंट तो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है। भगवान करे एक दिन सारे के सारे स्टूडेंट आप इसी प्रकार से, जितने भी मेरे छोटे बड़े बहन भाई है, सब के सब लगो और मजेदार तरीके से अपनी सर्विस करो। सेकेंड नंबर यजुर्वेद की बात करते हैं।
इसके भी दो भाग है। देखो आपने अपने जो राजस्थान की या इंडिया की बात करते हैं तो उसमें महीनों को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है, एक चांदन पक्ष और एक अंधेरे पक्ष। ध्यान में हुए तो अंधेरे पक्ष और चांदन पक्ष। पहले कौन सा आता है? अंधेरे पक्ष। अंधेरे पक्ष यानी कृष्ण, चांदन का मतलब है श्वेत, तो चांदन को क्या कहते हैं? हम शुक्ल कहते हैं। यहां पर दो तीन बातें ध्यान में रखनी है आपको। पहला तो कौन सा? देखो यजुर्वेद को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो किया कृष्ण यजुर्वेद और एक किया शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण का कहीं पर आपको इसका नाम ब्लैक मिलेगा, ब्लैक यजुर्वेद, इंग्लिश के अंदर ब्लैक, ठीक है ना। और मारवाड़ी में बात करा तो कालो, ओ कालो वेद है, ओ किस है? कालो यजुर्वेद है। और ओ सफेद है जिसको हम कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। इसमें बसनीय संहिता कहा जाता है, ध्यान में रख लेना। बाज सनीय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाज सनीय संहिता। लास्ट और लास्ट के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा बाज सनीय संहिता क्या होती है। हमारे पास तो समय ही समय है, बेरोजगार है। हाँ सर, अपने पास तो समय ही समय है, अपन तो बेरोजगार है, सबको पता है सर, बेरोजगार के पास समय समय है। ये वेद गद और पद में लिखा हुआ है, कुछ बातें याद नहीं करनी। यजुर्वेद दो भागों में डिवाइड कर दो, एक तो कृष्ण और एक श्वेत, याद कर लेना, क्योंकि आगे जाकर के जब हम इसके उपवेद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जब इसका ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा यजुर्वेद को। अब इसमें यजुर्वेद के अंदर आप देखोगे वहां पर तो केवल मंत्र है, उसमें तो कौन सा है? मंत्र है, इसका मतलब पद होगा। इसमें गद और पद दोनों मिले हुए। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख है, ध्यान में रख लेना। यजुर्वेद के अंदर जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं, किस प्रकार से आपको यज्ञ करना है, उन सब के बारे में आपको यहां पर चीजें मिलेगी। इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। बहुत सारी बातें आपने मतलब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखी होगी कि शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित को पढ़ पाते, या फिर शून्य नहीं होता तो क्या हम मतलब जीरो नहीं होता तो क्या ऐसे वैसे हो सकता था। वो पहले क्या है कि मतलब ये चलते थे, डॉट वगैरह चलते थे। जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था ना, उस समय डॉट वगैरह चला करते थे, एक प्रतीक चिन्ह चला करता था। फिर हमने क्या किया, जब यजुर्वेद की स्थापना हुई, यजुर्वेद का काम चल रहा था, उस समय हमने आविष्कार कर लिया था किसका? शून्य का। किसका आविष्कार किया था? शून्य का। इसमें इस यज्ञ करने की विधि है, शून्य का उल्लेख मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाले क्या कहा जाता है? अध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसमें कौन सा ब्राह्मण कहलाता था? हेतु। इसमें क्या कहेंगे? ऋग्वेद में याद करो क्या कहलाता था? होत्रु। और इसमें क्या कहेंगे? और इसमें कहेंगे हम अध्रुवे। उपवेद इसका धनुर्वेद है। उपवेद कौन सा हो जाएगा? इसका धनुर्वेद हो जाएगा, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं सोम सामवेद की। संगीत का प्राचीन स्रोत है। शायद आपने कभी श्रीमद् भागवत गीता सुनी होगी, देखी होगी, या कृष्ण जी के प्रवचन सुने होंगे। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, यदि तुम मुझे वेदों में देखना चाहते हो तो मैं श्याम वेद हूं। कृष्ण भगवान ने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया था, शायद आपको पता होना चाहिए। उपदेश तो वो दिया करते थे, उनका काम ही उपदेश देने का था। अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, यदि तुम मुझे वेदों में देखना चाहते हो तो मैं सामवेद हूं। श्री कृष्ण भगवान का यदि सबसे चहेता कोई वेद था तो वो कौन सा था? सामवेद था। वो कौन सा था? सामवेद। चलो फटाफट चर्चा कर देते सामवेद की। क्या क्या चर्चा करोगे सर? सामवेद संगीत है, ध्यान में रख लेना। संगीत का प्राचीनतम स्रोत। कृष्ण भगवान को जब भी आप देखते हो तो बंसुरी बजाया करते थे, गायों को चराना, बंसुरी बजाना, यानी संगीत। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यदि तुम मुझे वेदों में देखना चाहते हो तो मैं तुझे श्याम वेद में नजर आऊंगा। वैदिक मंत्र के उच्चारण करने वाला बताया गया है कि जो उच्च स्वर में गाया जाते थे। देखो वैदिक मंत्र के उच्चारण, ऋग्वेद पढ़ोगे, यजुर्वेद पढ़ोगे नॉर्मली तरीके से, होम स्वास्थ्य निंद्र स्वास्थ्य बुका स्वास्थ्य विश्वास, इस प्रकार से। लेकिन ये जो वेद होते हैं ना, ये उच्च क्वालिटी के होते हैं। इनको पढ़ने के लिए आपको मतलब उच्चारण है वो जोर से करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के प्रिय वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला इसमें क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। और उपवेद गंधर्व वेद। गंधर्व जानते हो क्या चीज होती है? लव मैरिज। गंधर्व जानते हो? गंधर्व, गंधर्व किसको कहा जाता है? लव मैरिज को कहा जाता है गंधर्व। कृष्ण भगवान के काल को आप श्रीमद् भागवत गीता के काल को देखो, अर्जुन जी ने सारों ने कौन सी की थी? लव मैरिज की थी। आज करो तो आपके फेफड़े पड़े। श्री कृष्ण भगवान, वो एक श्रीमद् भागवत गीता का ना कृष्ण लीला का मुझे एक डायलॉग याद आता है, इंस्टाग्राम पर चलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो और कन्या भी आपसे सच्चा प्रेम करती है तो आप उसका हरण कर लो। अपहरण नहीं, उसका हरण कर लो। अपहरण अलग हो जाता है, हरण कर लो, और तुम चाहो तो शादी कर सकते हो। तब फिर हमारे जो नटखट बाल गोपाल है हमारे इंडिया के, भाभी कृष्ण भगवान जी,
वो एडिट करके बोलते हैं कि हे भगवान, यदि हमने ऐसा हरण कर लिया ना तो कन्या कोर्ट में जाकर के मुकर जाएगी, बाबू मुकर जाएगी और हमें जेल हो जाएगी, पता नहीं कौन सी धारा लगेगी। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना ना कि श्रीमद् भागवत कथा का यदि कृष्ण भगवान का जो सबसे प्रिय है वो, अब देखो जहां कृष्ण भगवान है वहां पर आपको लव मैरिज सबसे ज्यादा मिलेगी। वो गाने बजाना, डेकोरेशन, सब एक दूसरे को पसंद करेंगे, शादियां करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो ये इसलिए इसको गंधर्व वेद भी कहा जाता है। चले आगे, नेक्स्ट अथर्व वेद की बात करते हैं, ठीक है ना। अथर्व वेद ये एक भौतिकवादी वेद है। कौन सा वेद है? भौतिकवादी वेद। यहां पर कुछ न कुछ भौतिक प्रक्रियाएं जुड़ जाती है। कौन सी प्रक्रियाएं जुड़ जाती है? भौतिकतावाद, जैसे हम लोग भौतिकतावाद की जीवन यापन करते, तो अपना थोड़ा सा कहीं से, भाई इतने देर तो हम जो पढ़ रहे थे ना, वो हम उस संस्कृति में जी रहे थे जिस संस्कृति में जीना मुश्किल है, शायद आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सुबह उठना, नहाना, गाना बजाना, किसी का हरण करना, ये सब चीज़ें अपने सिलेबस से ही बाहर है, अपनी जिंदगी सिलेबस से बाहर है। ये जो वेद है ना, ये कौन सा? अथर्व वेद, ये एक भौतिकवाद है। भौतिकवाद का अर्थ जानते हो क्या होता है? जो हमारी भौतिक रेंज जो वर्तमान के अंदर हम जी रहे हैं ना, उस पर थोड़ा बहुत डिपेंड किया गया था। प्लस के अंदर इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया जाता है, इसमें चिकित्सा पद्धति औषधियों का उल्लेख किया जाता है, इसलिए तो इसको भौतिकता कहा जाता है, भौतिकतावाद कहा जाता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला इसमें ब्रह्म कहा जाता है, और उपवेद इसका शिल्प वेद है। शिल्प वेद का मतलब भौतिकवाद जुड़े रहते, कहीं ना कहीं आपको इस वेद के अंदर शिल्प मिलेगी। क्या मिलेगी? शिल्प। ये मांडने वगैरह जानते हो ना, शिल्पी की शिल्प कला, वो चीज मिलेगी। अब मैं बताऊं, देखो जादू टोने के अंदर सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? वेस्ट बंगाल। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तब मैंने बहुत बार देखा है, उसके बाद तो मैंने हाथ जोड़ लिए, एक दो बार कांड हुआ था। हम लोग स्कूल जाया करते थे, अपने स्कूल पढ़ते थे घर से 4 किलोमीटर दूर, और पहले कोई गाड़ियाँ वगैरह इतनी थी नहीं, पहली क्लास के अंदर 4 नहीं 6 किलोमीटर पड़ती है, सॉरी। तो 8 बजे स्कूल लगनी है तो बंदे को कम से कम कितनी बजे? 6 बजे घर से निकलना पड़ता था। और हमारे जो बड़े भैया थे उनकी स्कूल थी, तब वो रिलेशन के अंदर है, वो थे 6 फुटे और हम थे बच्चे। देख लो हमारी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी, देख लो हमने किस प्रकार से संघर्ष किया है। 6 किलोमीटर पैदल जाना, फिर 6 किलोमीटर पैदल आना। सुबह 6 बजे निकलते थे घर से, सर्दियों में 7 बजे निकलते थे, और शाम को इस टाइम 5, साढ़े 5, 6 बजे वापस आया करते थे। फिर एक गाड़ी लगी थी, गाड़ी में जाया करते हम लोगों ने। वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ पर एक तालाब था, ताल जानते हो ना, ताल जो पानी वगैरह के लिए बनाया जाता है ना, गोन्या मतलब कोई खेतों में स्कूल थी। तो उसके अंदर क्या है, बहुत बार हमने देखे जादू टोनों के लिए लोग क्या करते थे, मटकियों में मिठाई वगैरह भरना, उसमें पैसे डालना, खोपरा, पतासा, चक्की वगैरह एक गाल परा और बीजियाँ, मतलब उस जगह वो रख करके जाते थे। हमारी जैसे लंच होती थी, जैसे ही हाफ छुट्टी होती थी, हम लोग अपना टिप्पण खा करके तुरंत उस साइड जाया करते थे, और जाने के बाद उस मटकी को फोड़ करके उसमें जो पैसे थे वो डाल लिया करते थे पॉकेट में, चॉकलेट खाएंगे, और जो मिठाई थी वो मिठाई खाया करते थे। फिर लोगों ने कहा कि यार ऐसा नहीं किया करते, इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है, ऐसा होता है। हमने तो बहुत लाते मारी है उन मटकियों के, बहुत लाते मारी है उन मटकियों के। कम से कम उस समय हमने 2-2, 3-3 हज़ार रुपये 2-3 साल के अंदर ऐसे हम लोग मटकी उसने चुरा लिए थे। अरे पहले बहुत हुआ करते थे, 10 रुपये के ये सिक्के डाल करके जाते थे, हम लोग लिया करते थे, बस बांट लेते थे 7 बार। तो वो आज भी जादू टोने पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना। चिकित्सा पद्धति का और प्लस के अंदर औषधियों का उल्लेख इसमें मिलता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्म कहलाता है, ये शिल्पी कहलाता है। अब मुझे बताओ आपको वेद समझ में आए या फिर नहीं आए? कमेंट करके जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट करो और फिर बताओ आपको वेद समझ में आए या फिर नहीं आए। दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ लेंगे, डोंट वेरी, नो टेंशन। आपको दौड़ना वोड़ना कुछ नहीं है। वेद थोड़ी बहुत आपको समझ में आए नहीं है, देखो वेदों की क्लास एक बार आपको और देखनी पड़ेगी, और एक बार और देखोगे तो आपको पूर्ण रूप से वेद समझ में आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जल्दी से बता दो, थारे मम्मी पापा रोला को नहीं करता कि मम्मी तो ठा बढ़िया बात हो, रोला कहीं करती पूछ मती। मेरे मम्मी पापा को बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। अरे हमारी फैमिली को तो पूरा ही डर लगता है।
मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम लोग ना, मतलब गांव की सबसे ज़्यादा डरपोक फैमिली है तो वो आपके संदीप सर की फैमिली है। अभी जैसे सर्दियाँ चल रही है ना, तो 8 बजे के बाद हम लोगों को ये बोल देना कि आपको खेत जाना है, मज़े करो। संदीप सर के परिवार में से तो कोई खेत नहीं जाएगा, मेरे पापा नहीं जाते, उनको डर लगता है। अभी जैसे गाँव के अंदर लाइटें वगैरह नहीं रहती, आपको शहरों में तो जयपुर है, तो जयपुर में तो हम लोग घूमते हैं रात को 2-2 बजे तक, उसमें कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन गाँव के अंदर आज भी हमें डर लगता है। ऐसे बोल देना कि आपको नाइट के अंदर 12 बज गई है और आपके 1 करोड़ रुपए रखे हुए लालगढ़, मान लो गांव से 10 किलोमीटर दूर, अकेले को जाकर के लेके आना है, तो अपने लिए 1 करोड़ रुपए धूल के बराबर है, जा नहीं सकते, डर लगता है भाई। रियलिटी है, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए तो मैंने टुबेलें दे रखी है, 2 टुबेलें खेत में, दोनों की दोनों मैंने करसों को दे रखी है। रीजन क्या, डर लगने वाला है, कौन संभाले, छाती फट जाए। चलो आगे आ जाओ। अब पढ़ते साहित्य। देखो वेद हमने पढ़ लिए, वेद हमने पढ़ लिए, नहीं पढ़े देख लो, वेद पढ़ लिए, 4 के 4 वेद थे, चारों के चारों पढ़ लिए। अब पढ़ते कौन सा, ब्राह्मण साहित्य। टॉपिक वाइज चलेंगे, ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे, फिर थोड़े से आरण्यक पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, उपनिषद, और ऐसे करके हमारे वैदिक साहित्य पूरे हो जाएगा। तो अब कौन सा है, ब्राह्मण साहित्य। अब थोड़ा सा आप लगा लो, ब्राह्मण साहित्य, सपनों की दुनिया। आ जाओ। तो चारों की चारों वेद एक बार आप देख लेना, उसके बाद आराम से चर्चा करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में क्या बताया गया है, तो वेद तो हमने 4 पढ़ लिए, चारों वेदों के उपवेद कौन से, इस पर हमने जानकारी ले ली। अब आ जाओ टाबरू, ब्राह्मण साहित्य। सबसे पहले तो साहित्य आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण साहित्य क्यों जोड़ा गया था, ठीक है। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो वह क्या था, जैसे ही वेदों की रचना हुई, लोगों ने कहा वेदों की तरफ चलो, वेद पढ़ो, ज्ञान की प्राप्ति करो, फलाना करो, ढिंगाड़ा करो। अब कोई मेरी तरह 1-2 कोई पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा क्या खाक पढ़े, हमारे सिलेबस में नहीं है वेद, कैसे पढ़े वेद। एक तो आपने लैंग्वेज इतनी टफ दे रखी है, साले यूपीसी वाले नहीं पूछते, इतनी लैंग्वेज टफ है। फिर ब्राह्मणों ने कहा यार ये बात तो सत्य है, तो ब्राह्मणों ने क्या कर दिया था, अब वेदों को सरल करने के लिए, या फिर वेदों को सूक्ष्म करने के लिए, या वेदों की भाषा को सरल करने के लिए जो एक अलग से साहित्य लिखा गया था, उस साहित्य का नाम आता है ब्राह्मण साहित्य। क्या नाम आता है, ब्राह्मण साहित्य। इन्हीं वेदों की भाषा को, वेदों की लिपि है ना, उसको थोड़ा सा सरल करने के लिए, वेदों की भाषा को थोड़ा सा सरल करने के लिए जिसकी रचना की गई थी, उसको हम कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। क्या कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य। तब अब आपको याद होना चाहिए ब्राह्मण साहित्य क्या चीज है। ब्राह्मण साहित्य इज पार्ट ऑफ वेद। ब्राह्मण साहित्य वेदों का पार्ट है, लेकिन ओरिजिनल वेद नहीं है, ओरिजिनल वेद नहीं है, यह भी ध्यान में रख लेना। ब्राह्मण साहित्य वेदों का पार्ट जरूर है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। वेदों की भाषा को सरल करने के लिए, या फिर वेदों की भाषा के अंदर जो पढ़ने के अंदर जो कठिनाइयां आ रही थी, उस कठिनाई को दूर करने के लिए, उसको सरल भाषा में जो वेद लिखे गए थे, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। अब आगे आ जाओ, देखो ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। एक तो आपको यह चीज मिलेगी कि इसमें यज्ञ करने की विधियां का उल्लेख किया गया। क्या चीज है, यज्ञ करने की। यज्ञ जानते हो ना, यज्ञ करने की पूरी विधियां इसमें लिखी हुई है, किस प्रकार से यज्ञ होगा, फलाना ढिंगाड़ा पूंचाड़ा, सब चीजें इसमें लिखी हुई है। अब जैसे ऋग्वेद है, ऐत्रेय, देखो पहले तो आप ये 4 नाम है ना, चारों वेद पढ़ो, पढ़ो आप जल्दी से। फिर मैं याद करवा दूंगा। ये इनके ब्राह्मण साहित्य है, मतलब जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को सरल भाषा करने के लिए कौन से ब्राह्मण साहित्य लिखे गए थे, ये चीज आती है, ठीक है ना। और ये चीज आपको पूछी जाएगी। अब एक बार आप इन पर थोड़ी सी मध्य नजर रख करके एक बार इन, मतलब ये जो नाम है ना, इन नामों को पढ़ने की कोशिश करो। जब आप नाम पढ़ोगे तो आपको बहुत हार्ड लगेंगे, ये नाम बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे, और मैं आपको 1 मिनट में याद करवा दूंगा, 1 मिनट में ये नाम याद करवा दूंगा। कैसे करवाओगे गुरुजी, मैं बताता हूं। देखो पहले आप ले लो चारों के चारों वेद। 1 नंबर ऋग्वेद, 2 नंबर यजुर्वेद, 3 नंबर सामवेद, और 4 नंबर कड़ा है अथर्ववेद, और अथर्ववेद। ये 4 आ गए, चारों के 4 वेद आ गए।
अब हम क्या पढ़ रहे, हम पढ़ रहे ब्राह्मण साहित्य। क्या चीज पढ़ रहे, ब्राह्मण साहित्य। और हमने क्या कहा था, वेदों की भाषा को सरल करने के लिए जिनकी जिस साहित्य की रचना की गई थी दैट इज कौन सा आपका, ब्राह्मण साहित्य। तो अब ये जो चार है ना, ये जो आपने लिख रखा है ना 6, 7, 8 ये जो नाम देख रहे हो ना, ये सारे के सारे वेदों के ही पार्ट है। बस फर्क इतना है, वो ऊपर वाले ओरिजिनल थे, ये डुप्लीकेट है। ये कौन से, वो तो ऑथेंटिक सोर्स है, और ये कोई आरबीडी या फिर लक्ष्य हो गए या फिर ये पब्लिकेशन है ना, वैसे हैं। अब कैसे याद करोगे, ट्रिक याद करो। एक, ऋग्वेद के आगे लिखो 1, ठीक है, 1 लिख दिया। उसके बाद लिखो 7, यजुर्वेद पर लिखो 7, श्याम के आगे लिखो 5 और 6, और अथर्ववेद के आगे लिखो गाय। यानी एक ट्रिक है कि 1, 7, 5, 6 गाय एक साथ। देखो कोशिश करो, किसी ने कहा कि सर एक साथ 5, 6 गाय है, एक साथ 5, 6 गा, एक साथ 5, 6 जमनी की गा। किसकी गा, क्योंकि जैसे हाँ आप राजस्थानी है नाम आप बदल दिया, थोड़ा सा ब्लैक कलर में हो, चाहे नाम उसका फुटर मलो, अपने उसको एक काली ही बोलेंगे। जमुना नाम है तो उसको हम जमनी बुलाया करते नहीं बुलाया करते। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो ए का मतलब हो जाएगा, ए का मतलब इत्रीय ब्राह्मण साहित्य, के का मतलब हो जाएगा कौन सा, कोशित की, ठीक है ना। ये तो पार्ट किसके हो गए, आपके ऋग्वेद के पार्ट हो गए। किसके पार्ट हो गए, ऋग्वेद के। यानी ऋग्वेद को सरल करने के लिए जो ब्राह्मण साहित्य लिखे गए थे वो 2 पार्टों में लिखे गए, एक तो इत्रीय ब्राह्मण और एक कोशित के ब्राह्मण साहित्य। एक से याद हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, 7, तो सा का मतलब क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, और ते का मतलब तेतरीय। ऊपर ध्यान में रखना ना, ऊपर इत्रीय नीचे तेतरीय, दोनों भी चीजें अलग है। तेतरीय तो सा का मतलब शतपथ है और ते का मतलब तेतरीय। ये किसके पाठ माना जाते हैं 2, ये यजुर्वेद के माने जाते हैं, जो ब्राह्मण साहित्य है। यजुर्वेद को खुद को सरल करने के लिए यजुर्वेद पर 2 साहित्य लिख दिए गए थे, एक तो शतपथ और एक तेतरीय। उसके बाद सामवेद के हमने 3 पाठ लिख दिए थे, 1, 2 और 3। 3 का एक मैंने आपको पंच लिखा है, तो पंच 20 और एक 6 का लिखा है तो 26, और जे का मतलब जमिनी, जमनी का मतलब जमिनी, और अथर्ववेद के अंदर गोपत ब्राह्मण साहित्य। गाय का मतलब क्या हो जाएगा, गोपत। अब ये ट्रिक आपके काम आई नहीं है, जल्दी से बता दो, TRIC ट्रिक काम आई नहीं आई, जल्दी से बताओ तुरंत। ट्रिक आपके काम आई नहीं आई। ऐसे क्लास चलेना घंटे 1.5 घंटे, तब पढ़ने के अंदर मजा आता है। 1.5, 2 घंटा 3 घंटा क्लास चलेना, तब जाकर के कोई टॉपिक हल्का हो, वरना इंट्रोडक्शन में चला जाता है आधा घंटा, फिर दूसरे दिन आपका रिवीजन करवाओ, पूरी की पूरी बैंड बज जाती है। समझ में आया नहीं है, जल्दी से बता दो मुझे, बताओ देखे जल्दी से, समझ में आ गया ना। अब मुझे देखो समझने की कोशिश करो, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। क्या समझोगे सर, कि ब्राह्मण साहित्य वही है, यानी हम वेदों को पढ़ नहीं पाए थे। वेदों की भाषा प्राकृतिक भाषा थी, पूरी सांस्कृतिक भाषा थी, संस्कृति थी, अपन नहीं पढ़ पाए थे इसको। तो हमने क्या कर दिया, उनके अलग अलग बुकें निकाल दी। अब जैसे हमने ऋग्वेद की 2 अलग बुक निकाल दी, सामवेद की, यजुर्वेद की हमने 2 बुकें अलग निकाल दी, सामवेद की हमने 3 बुकें निकाल दी, और अथर्ववेद की हमने 1 बुक निकाल दी। अब ये सारी की सारी सरल भाषा के अंदर है। आप जैसे हिंद पब्लिक की बुक पढ़ते हो तो वो आपको समझ में नहीं आती है, नहीं आएगी, कम आई है गुरुजी। तो दोबारा देखो, मैं थान बता रही हूं, आप यदि उनकी बुक पढ़ोगे ना, ऑथेंटिक बुकें, तो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप सुभाषित चारण की और की बुकें पढ़ते हो तो आपको बातें समझ में आ जाती है। उसको सरल भाषा में लिखा हुआ है। ब्रह्म साहित्य वैदिक वेदों की भाषा को सरल करने के लिए अब हमने क्या कर दिया गुरुजी, इसको 1 बोल दिया। ट्रिक लिखो 1, इसको लिखो 7 लिख दो, सामवेद को लिख दो 5 और 6, और प्लस के अंदर जमनी लिख दो, ठीक है। और अथर्ववेद को लिख दो गाय, यानी 1, 7, 5, 6 जमनी की गाय, 1, 7, 5, 6 जमनी की गाय। कोशिश करो, 1, 7, 5, 6 जमनी की गाय। की गाय गुरुजी, जमनी की। गायां कती है 5 और 6 हो सके, कन्फर्म को नहीं, 5 और 6 हो सके, 1, 7। अब आपको पहले तो देखो जो वेद है ना, वो कंपैरिजन क्रमांक के अनुसार याद होने चाहिए। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद।
सबसे नवीनतम अथर्ववेद हो जाएगा। और वेदों का यदि पार्ट नहीं पकड़े ना तो ये है, क्योंकि ये जब आप अथर्ववेद पढ़ोगे ना तब आपको ये नहीं लगेगा कि ये वेद है, ये पूरे कर्मकांड पर आधारित है, पूरा का पूरा आपके मतलब वो साइकोलॉजी के पर आधारित है, ठीक है ना। अब कोशिश करो, देखो एक साथ, ए का मतलब ऐतरीय, के का मतलब कौन सा हो जाएगा, कोशित की। अब यजुर्वेद को तोड़ दो, यजुर्वेद की दोनों बुकें याद कर लो, शतपथ और तैतरीय। सामवेद की कितनी बुकें, 5 6, यानी पंच 20 और षड 20। और जमनी का मतलब है जमनीय, और अथर्ववेद के अंदर गोपथ। गाय पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो गोपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोपथ हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। ये कौन सी है, ब्राह्मण साहित्य। वेदों को सरल भाषा के अंदर जिन साहित्यों के अंदर लिखा गया था ये वो साहित्य है। तो टाबरू अब आची स्थान समझ में आई को नहीं, जल्दी से बताओ। ये आपके ब्राह्मण साहित्य हो जाएंगे, उसके बाद आरण्यक पर आ जाएंगे, और उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक बचेगा उस पर आ जाएंगे। जल्दी से बताओ, हाँ ना तो जवाब दो कम से कम। कंटिन्यू, कम ऑन। यस सर जी, आ गया हो गया, अबे याद ही हो गया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, याद हो गया तो चल आगे। तो ओ आंपा को कहा ब्राह्मण साहित्य हो, आगे आ जाओ। आरण्यक साहित्य, देखो आरण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आरण, कुछ गाइडों में लिखा रखा है आरण, अरण्यक, अरण्यक गलत है, अरण्यक नहीं होता, यह आरणक होता है। यह पूछा गया था आपके पिछले एसआई के पेपर में, पूछा गया था शुद्ध शब्द के अंदर। ये लो वेदों से शुद्ध शब्द में पूछ लेते हैं, अरणक होता है कि आरणक होता है। देखो आरणक शब्द का अर्थ होता है, आरणक शब्द का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है, जंगल। अब जैसे मान लो कुछ वेद जो जंगलों में बैठ करके लिखे गए थे उसको क्या कहा जाता है, आरण्यक साहित्य कहते हैं। इनकी रचना वनों, यानी वनों के अंदर यानी जंगलों में की गई थी। बस विषय वस्तु, रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व। देखो जंगल में एक्चुअल में देखो जो हमारे ऋषि मुनि है ना, वो सबसे ज्यादा तपस्या कहां पर करते हैं, पहाड़ों में करते हैं, या फिर कहां करेंगे, जंगल वनों के अंदर करेंगे। क्या वो जब तपस्या करते हैं तो पहले वाले जो ऋषि मुनि थे वो जब तपस्या करते थे तो क्या वो सोशल मीडिया पर रीले वायरल करते थे, क्या वो लोगों को बताते कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं आप में, नहीं। उन्होंने तपस्या स्थल पकड़ लिया, एकांतवास के अंदर जाकर के, रहस्यमयी जगह पे। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी भी छत पे जाकर के सबके सामने नहीं पढ़ता है, सत्य है, बुरा कड़वा है लेकिन सत्य है। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी भी ऊपर जाकर के छत पर सबको दिखा करके नहीं पढ़ता है, वो एकांत में बैठेगा। उसके लिए शादियां, उसके लिए वो सब चीजें मायने नहीं रखती है, ठीक है ना। तो जंगलों में बैठ करके यानी एकांत और रहस्यमय ग्रंथों की रचना की थी, जिसको कहते हैं अरण्यक। आगे बात समझ में। तो ये कौन सी थी, आपकी अरण्यक साहित्य थे। उसके बाद आ जाओ उपनिषद। देखो हमने वेदों को जो डिवाइड किया था ना बेटा, वेदों को किसा गुरुजी, वेदों को ये देख लो, वेदों को हमने वेद पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, चारों वेदों के जो ब्राह्मण साहित्य है वो चीजें पढ़ ली, अरण्यक हमने पढ़ लिया, और प्लस के अंदर अब पढ़ेंगे उपनिषद। क्या पढ़ेंगे, उपनिषद। उपनिषद क्या होता है पता है, उपनिषद होता है आपकी जो कहानियां होती है ना, कहानियों के आधार पर। मैं कहता हूं आप जिंदगी के अंदर है ना, जैसे कुछ भी करना, उपनिषद मत पढ़ना। और ये 2 3 5 उपनिषद इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बाद लगभग हमारी वैदिक सभ्यता पूरी हो जाएगी। अरे चाल जा रे डबूगड़ा, गई गुरुजी बोर्ड ने थे यहाँ को वो खेणु पड़े आजकल किया बिना ना खेणु कौन माने आपकी लुगाई आई, वो तो बापड़ो बोर्ड है कहीं करे। आगे चलेगा, आगे चर्चा करें। आज उपनिषद, उपनिषद की बात करते हैं तो लगभग आपके 1008 उपनिषदों की संख्या है। कितनी है, 1008 उपनिषदों की संख्या है। इसमें वेदांत को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदांत। देखो वेदांत क्यों कहा जाता है पता है, हमने पढ़ा था वेद, वेद के बाद ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य के बाद अरण्यक, आरण्यक, और आरण्यक के बाद हम कौन सा पढ़ रहे हैं, उपनिषद। पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ये वेदों का लास्ट पार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, वेदों का लास्ट पार्ट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदांत, ना कि वेदांग। देखो वेदांत और वेदांग दोनों में फर्क है। वेदांग वेद कभी भी वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है, जबकि वेदांत वैदिक साहित्य का पार्ट है। वेदांग वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है। वेदांग, स्मृति, महाभारत और रामायण ये वेदों के पार्ट है नहीं है, जबकि वेदांत
वेदांत को हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद। और ये वेदों के पार्ट माने जाते हैं, ये वेदों का पार्ट है, ध्यान में रख लेना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। जैसे अभी जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना, वो कोई ज्ञान नहीं है। जो आप वर्तमान के अंदर जो अभी जिस कंडीशन में ज्ञान ले रहे हो ना, वो कोई ज्ञान नहीं है। गुरु जी कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हो, एक मोबाइल के जरिए ज्ञान ले रहे हो। ज्ञान लेने के बाद कभी किसी ने कमेंट करके बोला है सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कभी बोला है? नहीं बोला है। कभी कहा है गुरु जी थे इतो मतलब चार्ज लगा रही हो, फ्री फोगट में पढ़ा रही हो, तो कोई ना थे थारा खाता नंबर दे दियो, कहीं 1000-1200 रुपया में दक्षिणा में करवा दिया, करवाए कभी? अत्ता पढ़ रही हो, कभी कोई इन्वाइट करियो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप एक काम करो हमारे पास आ जाओ, घर पे आकर के कम से कम चाय वाय तो पी लो। कभी आपने किसी गुरु को इतनी इज्जत दी है? नहीं दी है। अरे आप तो फिर नई जनरेशन के आदमी हो, हम बुढ़े बुजुर्गों ने ही नहीं दिया अभी तक। लेकिन हाँ, इज्जत जरूर करते हैं हम लोग। जैसे गांव के अंदर कोई भी टीचर मिल गया तो उसको प्रणाम वगैरह करना, ये लोग हम जरूर किया करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये वेदांत है, यानी वेदों का लास्ट अंग माना जाता है उपनिषद। आप जिंदगी में सब कुछ करना, कभी उपनिषद मत बनना। तो फिर सर इसने क्यों लिखे? उपनिषद पढ़ने का अर्थ क्या होता है पता है? आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है पता है? मतलब कुछ चीजें कभी कभी आप एक मान लो मूवी देख रहे हो और देखते देखते आपने उसका ट्रेलर देखा है और आपका मन किया आप वो पूरी मूवी देखोगे और 3 घंटे की आप बर्बादी करके आओगे, क्योंकि अभी आपके जीवन स्ट्रगल जीवन है, आप एक विद्यार्थी जीवन जी रहे हो, आप अपनी मतलब जो टारगेट है टारगेट पर फोकस कर रहे हो, तो आपको बाहरी शांति से अलग रहना है। उपनिषद एक ऐसी चीज है जो बुढ़ापे में पढ़ी जाती है। हालांकि पढ़ दो जवानी में लो, मेरी तेरे जो निठले बेटे वो जवानी में पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उपनिषद एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ते पढ़ते आपके मन के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आपका किताबों से लगाव हो जाएगा। आप 1 पेज पढ़ोगे, मैं कहता हूं आप 2-3 पेज पढ़ लो उपनिषद के, आप जिंदगी के अंदर खाना खाना भूल जाओगे, नहाना भूल जाओगे, लेकिन उपनिषद पढ़ना नहीं भूलोगे। इतनी शानदार और रोचक प्रकार से उपनिषदों को इस प्रकार से डाला गया है। टोटल कितने अपने 1008 है उपनिषद, कितने? 1008 है। गया आज पेपर के भाई सर मेरा पेपर हो गया आज, दिल्ली पुलिस वाला क्या? कांग्रेचुलेशन, भगवान करे दिल्ली पुलिस के अंदर आप सरताज सजा के आओ। विषय वस्तु क्या है इसमें? रेशात्मक होता है, ज्ञान और दार्शनिक तत्व। देखो पहले हमने अभी चर्चा की थी, पहले क्या कहा था? वेद और ब्राह्मण ये कर्मकांड पर आधारित है। आप गाय को रोटी खिलाओगे तो आपको अगले जन्म में रोटी मिलेगी। आप एक भिखारी को 10 रुपए दे रहे हो तो भगवान आपको 100 रुपए देंगे। ये वेद और कौन बता रहे? ब्राह्मण साहित्य बता रहे। लेकिन आरण्यक और प्लस के अंदर आपके उपनिषद क्या बता रहे? ये बोल रहे ज्ञान की प्राप्ति करो बेटा जी। कर्मकांड किसी भी आधार पर कर्मकांड नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। ये कर्मकांडों के खिलाफ है। उपनिषद और प्लस के अंदर आरण्यक ये दोनों कर्मकांडों के खिलाफ है। ये बोलते कर्मकांड छोड़ दो और ज्ञान की प्राप्ति कर लो, ताकि आप भी 2 टाइम का खाना खाओगे और आपकी लुगाई भी खाएगी, टाबर डिंगर खाएंगे, वरना फिर ये हो जाएगी वो, ठीक है ना। अभी वो एक हरियाणवी में गाना चला था ना, मन के वे सब काले बहु काले कीर, वो एक और नहीं कि सोए मैं तन छोड़ूंगी भरतार, कुछ यहाँ लो सो करे न वो फालतू कटी कोई नाते पड़ते के मान जासी जिया बासी माँ बाप जी आया है, तो इस वास्ते हम ये सब चीज़ें छोड़ दो और ज्ञान की प्राप्ति करो। रहस्य में क्यों है पता है? रहस्य में इसलिए, इसमें गुरु जब ज्ञान देते हैं ना तो वो अपने शिष्य को पास में बिठाते हैं। ऑनलाइन ज्ञान नहीं देते वो कभी भी, हमारी तरह ऑनलाइन ज्ञान नहीं देते हैं। रहस्य में इसलिए कहा जाता है वो कान फूंकने का काम करते हैं। और मैंने पहले प्रथा पढ़ाई थी, राजस्थान के अंदर हमारी एक प्रथा चलती थी और लगभग चलती है आज तो अस्तित्व में नहीं, कान फूंकना। पहले क्या हुआ करता था, जैसे हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई व्यावहारिक गुरु हुआ करता था। पहले पढ़ाई तो थी नहीं, डिग्रियां तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे? गुरु बनाते थे। जब गुरु बनाया करते थे तो गुरु उनको कान के अंदर बोला करते थे, ठीक है ना। कान में बोलते थे कि ये तुझे नहीं करना है, पाप नहीं करना है, फलाना नहीं करना है, ढिंगाड़ा नहीं करना है, बहुत सारी बातें बताया करते थे। थोड़े दिनों के बाद ये प्रचलन होता गया। गुरु ने एक शिष्य बनाया, उस शिष्य ने अपने नीचे 10 चेले और खड़े कर लिए, ये ज्ञान पूरा का पूरा लीक हो गया। उसके बाद गुरु ने कहा कि यार क्या ज्ञान बताए, इसको बोलूंगा चोरी मत करना, ये बोलेगा भाई तो मुझे ही पता है। फिर गुरु ने क्या कहा, चीजें छुड़वानी स्टार्ट कर दी। कैसे? शायद आपको पता है कुछ जगह आज भी लोग बैंगन नहीं खाते। मुझे बैंगन पसंद नहीं है, मैंने अपने चेले को बता दिया कि देख गुरु ज्ञान तो तेरे पास है, चल तू मुझे गुरु बना रहे तो कोई एक चीज छोड़ दे। ये चीज मैंने देखी अपनी लाइफ के अंदर।
और मैं अपने गुरु चेले को बोल दूंगा कि देख बेटा दारू को नहीं पीनी है, अपने जिंदगी में दारू मीट मांस की कौन खाना। और वो आदमी कहीं कर ना भाई मैं तो फलाने को चल रहा हूँ, मना करो हमारे गुरु को, इन वास्ते आपा कौन खावा, आप बैंगन की सब्जी कौन खावा, आप लहसन प्याज कौन खावा, क्योंकि आप गुरु को मना करेडो है। ये चीजें हुआ करती थी। अब थोड़े दिनों के बाद ये भी चीजें लीक होगी मार्केट के अंदर कि यार वो फलाना गुरु ऐसे कर रहा है और मुझे चेला बना लिया। मैंने अपने 10 चेले नहीं तैयार कर लिए, 10 ने नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्ट कर दी, पूरे राजस्थान में चले कर दिए। फिर जो मेरी तरह बड़े गुरु बन गए थे उनके संकट आ गया था उनके मन में, यार अब कैसे दूर करें इनको। फिर क्या हुआ था, गुरु जैसे ही कोई शिष्य बनना आता उसके कान में फूंक मारते थे ऐसे, बस आज के बाद ये मेरा चेला है, ये स्टार्ट हो गई थी। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर आज भी ये प्रथा चलती है, कान फूंकना प्रथा। कौन सी प्रथा हो जाएगी, कान फूंकना। आजकल तो ऑनलाइन गुरु है, पूछ मत ही आजकल वाला गुरु तो तुम कौन नहीं ठाव, तुम ऑनलाइन शिक्षा के माना फिर तन ठा बड़सी। गुरु बिना घोर अंधेरा रे संतों, गुरु बिना घोर अंधेरा ने, बिना दीपक मंदिरियो सुनो कि गुरु बिना घोर अंधेरा। जैसे मंदिर बिना दीपक के सुना है, उसी प्रकार से अपनी जो जिंदगी है वो बिना गुरु के एक अंधियारे की जिंदगी है। तो इसमें ये सब चीजें बोली जाती थी। प्रमुख जैसे उपनिषदों की बात करते तो एक है कठोपनिषद, ठीक ना, कठोप उपनिषद। कौन सा है, कठोप उपनिषद, ध्यान में रखना ना, कठोपनिषद, कट प्लस उपनिषद। इसमें यम और किसकी है, नचिकेता का संवाद है। इसमें कर्मकांड का आलोचना गौर की गई है। देखो नचिकेता एक्चुअली में क्या है कि एक छोटा बच्चा था जिसको हम कह सकते हैं कि किसी एक आदमी का पुत्र था। और वो आदमी क्या है, कर्मकांडों पर आधारित था, मेरी तरह पूरा का पूरा कर्मकांडों पर आधारित। कैसे, आज मैंने ब्राह्मण को 10 गायें दे दी दान में, आज मैंने ब्राह्मण को 1000 रुपए दे दिए, आज मैंने ब्राह्मण को 5 रुपए दे दिए। अब उसका जो पुत्र था नचिकेता और नचिकेता की मम्मी दोनों अपने बाप से परेशान हो गए थे। एक तो अपने घर वाले से और ये अपने बाप से परेशान है कि यार क्या को बापू है, मुश्किलों 5 डांगरा घर में लियार बांधा, दूसरे दिन गया मैं तो 1 करार 5 गायें ऐसी कि ब्राह्मण ने दे दी, मैं आज 5 बायन जिमारा आ गयो, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। नचिकेता रे एक दिन मन के मान थोड़ा सो घोरनर था गयो। नचिकेता ने कहा पापा आप ये क्या कर रहे हो, आप यदि पूरी संपत्ति लुटा दोगे तो अपना बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। फिर उसके पापा ने कहा कि तू मेरा दास है, मेरे अंडर में काम करता है, ज्यादा बोल मत। तो उसने कहा इसका मतलब मुझे भी आप बेच दोगे, कि बिल्कुल बेच दूंगा। और दोनों बाप बेटों के मध्य एक विवाद उत्पन्न हुआ था और विवाद ने थोड़ा सा रूप ले लिया था लड़ाई का। जब जैसे ही लड़ाई का रूप ला तो नचिकेता के पापा ने कहा कि मैं तेरे साथ जो करूं वो कर सकता हूं। उनका पापा जी संविधान पढ़ा है मैंने, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है ना, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है, वह उसमें संविधान था नहीं। तो उसने कहा कि पापा जी मेरी भी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदारी है। उसने कहा कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो फिर उसने कहा पापा जो आप मेरे साथ करोगे कर दोगा, कहा बिल्कुल। और गुस्से में पापा ने कहा कि चल तू यम को हो जा पराया। किसको पराया हो जा, यम को पराया हो जा। यम को पराया होने का मतलब है कि तू इस संसार की दुनिया को छोड़ करके चला जा, तो इस संसार की दुनिया को छोड़ करके चला जा। अब नचिकेता वहां से निकल गया था, ये चलता गया, एक जंगल के अंदर इनको यम मिला और यम और इनके बीच में एक संवाद उत्पन्न हुआ था। और नचिकेता ने यम को समझाया था कि यमराज आप ये क्या कर रहे हो, अरे मेरा बाप तो बावड़ी झालर है जो है, आप भी साथ में ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये जो विवाद है ना, इस विवाद का उपनिषद के अंदर उल्लेख किया गया। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार पूछा जाता है। आरएस परी के अंदर इन सब बातों को पूछा गया है, कौन सा कहां पर उल्लेख है, तो बेटा जी थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। आगे चलो, आगे है छंदोगी उपनिषद। छंदोगी, अब देखो छंद, शायद आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, तो उसमें छंदु पर छंद, छंदु पर छंदु का वाचन करने वाले कौन थे, श्री कृष्ण भगवान। इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र थे, ये नाम इनका यहीं पर मिलता है कि भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र थे। इस बात का उल्लेख इस छंद में मिलता है, तो आपके छंदों के के अंदर मिलता है, ध्यान में रख लेना। उसके बाद एक आपके अंगिरस ऋषि थे, उनके ये शिष्य बताए गए थे भगवान कृष्ण, ये भी चीज यहां से मिलती है। बौद्ध धर्म के अंदर आप पंचशील सिद्धांत पढ़ोगे, जब हम धर्म पढ़ेंगे ना, अगली क्लास हमारी धार्मिक होगी, ठीक है ना, तब आप पढ़ोगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के अंदर पंचशील सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत का वर्णन भी इसमें बताया गया है। और यहां पर श्री कृष्ण भगवान की जाति का वर्णन भी मिलता है इसी छंद के अंदर। चलो आगे, तीसरा मन यह लगे कि मैं जब वैदिक सभ्यता पढ़ाऊं ना, तो मन यह लगे कि बढ़िया गांव के माने एक ढालियां बाजोट और बढ़िया मतलब
ये तो ज्ञान तो मन्ने भी है, ठीक है ना। ये तो पढ़ा करते हैं ना, क्या बोलते हैं पंडित जी वगैरह, इतना ज्ञान तो मुझे भी है। आज आप पंडित को देख लो, वो 1 घंटे भागवत गीता करेगा ना, तो कम से कम उसके अंदर 50 मिनट अनर्गल बातें करेगा। कैसे? एक पत्नी को कभी भी अपने पति के सामने नहीं बोलना चाहिए, अरे तो बावली झालर पूरी संसार जाने। और ऐसी किसी पत्नी है कि आपके पति के आगे बोले मौर्य बना दिए, पति ढंगो यार, ये चीज़ें बोली जाती है। मैं कभी कभी जब उनके प्रवचन सुनता हूँ ना, तो बहुत चीज़ें, हाँ मैं खुद एक धार्मिक इंसान हूँ, जागरणों में भाग लेता हूँ, संतों के साथ बैठता हूँ। आप कभी मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक करना, उसमें बहुत बार लाइव आता हूँ संतों के साथ बैठ करके। वाद विवाद भी मैं करता हूँ जब भी कोई इतिहास की बात आ जाए तो लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना, ठीक है ना, मुझे कहीं ना कहीं ये मैं तो सेटिफाई नहीं हूँ इससे, छोड़ो। देखो उसके बाद आ जाओ आप इसमें आ जाओ वृद्धा या फिर वृद्धारण्य उपनिषद। ये सबसे लंबा उपनिषद है, जितना बड़ा उसका नाम है उतना ही लंबा ये है। इसमें गार्गी और यज्ञवल्क्य, ये जो यज्ञवल्क्य एक संत थे उनके बीच में संवाद है। देखो ये संवाद भी बड़ा प्रसिद्ध है, गार्गी और यज्ञवल्क्य के बीच में। देखो क्या बात था, राजा जनक के दरबार की बात है। किसके दरबार की बात है? राजा जनक के दरबार की। और मैं कहता हूँ ना, ज्ञान अपने में इतना भरा हुआ है कि गांव के अंदर पंडित जी है ना, वो भी मुझे मैं तो बहुत बार, मैं एक बार गया था फेरे करवाने के लिए, मैंने पंडित जी को पूछ लिया कि ऑल ऑफ इंडिया के अंदर 7 फेरों से शादी की जाती है, राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी बात होगी थी जिसकी वजह से आज भी 4 फेरे लिए जाते। पंडित जी के शास्त्र हम लिखे है, वो बावली त्रेड़ किसी शास्त्र हम लिखे है, क्यों फेरे ले आज भी राजस्थान में 4? ये बात शास्त्रों में कहीं पर नहीं लिखी हुई, आप कहीं पर भी पढ़ लो, कोई भी शास्त्र, टिप्पणी में भी नहीं लिखी हुई, शास्त्र में कहीं नहीं लिखी हुई। 4 फेरे इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे बाबूजी महाराज ने 4 फेरे लिए थे, 3.5 फेरे। उसके बाद ऑल ऑफ राजस्थान के बाद हमेशा 4 फेरे लिए जाते हैं। और लगभग पंडितों को पता नहीं है, जालर उठ राज्य खाली पढ़ार जाता रहे बानिया घंटा उगना तो दिखना तो क्या अगलो है। राजा जनक के दरबार की बात है। राजा जनक के दरबार के अंदर एक विशिष्ट व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था यज्ञवल्क्य। यज्ञ साहब बैठे थे और राजा जनक ने कहा कि महाराज एक आप बात बताओ क्या, कि व्हाट इट इज आत्मा। आत्मा क्या चीज होती है? क्या आत्मा का स्वरूप है? यदि मरण हो जाता है इंसान का, मृत्यु के बाद क्या उनकी आत्मा जीवित रहती है? क्या आत्मा अमर है या फिर अजर है? क्या चीज है? इन्होंने कहा बिल्कुल सर आत्मा होती है। आत्मा का स्वरूप बताओ। जनक राजा ने कहा मैं भी मानता हूं कि आत्मा होती है, लेकिन आत्मा का स्वरूप आप कभी किसी ने, एक बार आप थोड़ी सी फीलिंग लो, अपने आप की फीलिंग लो। आपने कभी आत्मा को देखा है? देखा कभी आत्मा को? कसम से बताओ, आत्मा को देखा है? भूत को भी देखा है कि? मैंने तो देखा है भूत को। अपन तो इन सब चीजों से है भाई साहब, भूत देखा है मैंने अपनी जिंदगी में। अपने भूत देखा है? आपने क्या देखा है? मैंने भूत देखा है। भूतनी देखी है जो 2015 के अंदर मैं लेकर के आया था 20 लाख रुपए लगा करके, हमेशा देखता हूं उसको। यज्ञवल्क्य को जब बोला तो यज्ञवल्क्य ने कहा बिल्कुल होती है सर, आत्मा कैसे नहीं होती? आत्मा अजर अमर होती है, फलाना होती है, ढिंकाड़ा होती है, स्वरूप होता है। जनक साहब ने कहा कि मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि आत्मा होती क्या? मैं भी मानता हूं आत्मा है, लेकिन आत्मा होती क्या है? उसी समय एक बेटी थी गार्गी, ये भी ज्ञानी आदमी थी, ऋषि थी, ज्ञानी एकदम। गार्गी को पूछा, गार्गी ने भी कहा। अब गार्गी और यज्ञ दोनों के बीच में संवाद उत्पन्न हो गया था। तब जानकी ने कहा कि दोनों विटनेस बॉक्स में आ जाओ और दोनों आमने सामने आकर के खड़े हो जाओ। जनक महाराज ने एक तरफ गार्गी को खड़ा कर लिया और एक तरफ यज्ञ को खड़ा कर लिया। अब दोनों ने शानदार तरीके से बेसबाजी की। अब बेसबाजी के अंदर गार्गी ऊपर उठने लगी थी, गार्गी विजय होने वाली थी। यज्ञ साहब को पता चल गया कमाई कुमाई इज्जत जाने वाली है, आज तो एक महिला के हाथों दब जाएंगे अपन। यज्ञ महाराज ने क्या किया था, इस गार्गी को 2-3 बातें सुनाई और धकाल दी। ठीक है, मारवाड़ी बोले तो धकाल दी, जन गार्गी थोड़ी सी नीचे दबकी। ये जो पूरा का पूरा समाद है ना, ये समाद आपके किस में लिखा हुआ है? आपके ये वृद्धारण्य में लिखा हुआ है। अगले आ जाओ, नंबर 4 है जबाला उपनिषद। संसारिक मोह माया के अंदर हमने 4 प्रकार के आश्रम बताए थे। जब आप ये पढ़ोगे ना समाज शास्त्र, उसमें आपको बहुत सारी बातें मिलेगी। समाज शास्त्र पढ़ना कभी। 4 प्रकार के आपके बताए गए आश्रम, ठीक है ना। उन 4 प्रकार के आश्रमों का जो वर्णन है वो जबाला उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? जबाला उपनिषद के अंदर। तो ये थे आज आपके क्या। उसके बाद ऐतरेय उपनिषद के अंदर है वो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग मिलता है। एक बार फिर से ध्यान, ये ऐतरेय नहीं है, तेतरीय है, ध्यान में रखना ना भाई। ये शायद तेतरीय है। कौन सा है? तेतरीय। एक बार आप कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल से तेतरीय है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग इसमें मिलता है। और एक आपका है मुंडको उपनिषद। इसमें क्या मिलता है? इसमें आपको सत्य में जयते की बातें मिलती है। सत्य पर ही जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? इसमें मिलता है। ये चीजें थी आज आपके किसमें,
बोले तो वैदिक साहित्य के अंदर। बाकी आपको जैसे वेदांत वगैरह है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुराण वगैरह है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप आराम से जब धर्म पढ़ेंगे ना तब आप आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। सभा, वरिष्ठ, कुलीन, ये सब चीज़ें ना, ये जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं उनको, राजवंश पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सब चीज़ें आती रहेगी और मैं आपको समझाता रहूँगा। आर्यों की धार्मिक स्थिति वगैरह ये सब चीज़ें बाद में कर लेंगे। उत्तर वैदिक काल है, ठीक है ना, भौगोलिक स्थिति वगैरह है, ये चलो हम कल पढ़ लेंगे, उत्तर वैदिक काल वगैरह। ये पार्ट 2 में मैं कल आपको उत्तर वैदिक काल वगैरह पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ा देता हूँ मैं ताकि आगे महाजनपद काल आ जाए। देखो उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, ये तो वैदिक काल था। कौन सा था? वैदिक काल। शायद आपको पता होना चाहिए। आ जाओ जल्दी से। हमने वैदिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में। सबसे पहले वैदिक काल पढ़ा था। वैदिक काल हमने पढ़ा था 1500 से लेकर के 1000 तक, 1500 से लेकर के 1000 तक। और 1000 के बाद मैंने क्या था, उत्तर वैदिक काल, जिसको हम बांटेंगे 1000 से लेकर के 600। तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक हमने बात कर ली। अब जो पार्ट आने वाला है वो है हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसकी भौगोलिक स्थिति निम्न प्रकार से है। और उत्तर वैदिक काल की सबसे ज्यादा आपको भौगोलिक स्थिति पूछी जाएगी। भाई गुरु बाद में लगाऊं मैं क्लास, कोई बात को नहीं। संगीता बिश्नोई जी जय हो, बिल्कुल जय हो। पूनम जी यस सर बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ आप में से क्लास कौन कौन ले रहा है? 1 मिनट 34 सेकंड की क्लास हुई है? नहीं यार, क्लास कम से कम 2-2.5 घंटे चले ना, तब जाकर के मजा आता है। उत्तर वैदिक काल की हम थोड़ी सी बात कर लेते। वैदिक काल हमने पढ़ लिया 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। चारों वेदों के उपवेद हमने पढ़ लिए, आरण्यक पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, ब्राह्मण साहित्य पढ़ लिए और वैदिक पढ़ लिए। ये एक बार आप और क्लास देख लेना, मेरी गारंटी आप भूल जाओ तो जिंदगी में। उत्तर वैदिक काल देखो, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1000 से लेकर के 620 बीसी तक की ईसा पूर्वी तक। आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैला था, ध्यान में रख लेना। आर्यों की यदि बात करते हैं तो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहां तक फैला था। मजबूत के अलावा 3 अन्य चोटियां का उल्लेख भी मिलता है। चलो छोड़ो, इसको कल ही पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल को। कल 10-15 मिनट लगेगी, उत्तर वैदिक काल को पढ़ा लेंगे। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, ऐसी बात नहीं है। पूजा जी ऐसे कोई अपना स्टूडेंट को बोलता है क्या? पागल है तुम सब पाई। मसा से एक सेटअप खड़ियो करियो है यार, तू यहाँ अगली बातें कर परी। उत्तर वैदिक काल कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अपने जितने भी साथी है पढ़ाने वाले, कृपया करके इंस्टाग्राम जो चलाते हैं वो अपनी स्टोरी मेंशन कर लेना और मुझे मेंशन कर देना स्टोरी लगा करके। स्टेटस यदि आप लगाते हो, क्या बोलते हो उसको, व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह लगाते रहना ताकि अपना परिवार बड़ा हो जाए। और बाकी मिलते एक शाम को 6 बजे से क्लास लेने की मैं सोच रहा हूँ। अब तो 5:30 होगी। नाइस सर जी, थैंक यू। घनश्याम पारीकर, राजपूत भाई सार, रेखा पारीकर, खलडा मैसेज करिए। 15-20 एक लाइक आ गया। जोधपुर वारी की स्टार्ट है वीडियो। शादी में कौन हो गया? कौन आया? अपन तो शादी में नहीं आने वाले। शादी में जाए क्या करें? ननियाल से फ़ोन आ रहा है, शादी में आज नहीं आएंगे। शादी में जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? ठीक है, मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। और हो सकता है कि शाम को क्वेश्चन आंसर की क्लास हो, 40-50 क्वेश्चन लेकर के आए इनसे संबंधित, तो वहां पर भी आप आ जाना। मिलते हैं शाम को 6:30-7 कति बज गई? आज 5 बजिए। 6:30 बजे मत तो करा दे गणी क्लास और लेने को। अपनी तो जैसे